आज मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वेगाबोंड। और यार इस मांगा को काफी ज्यादा पीक फिक्शन माना जाता है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। अब चैप्टर की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जा रहा होता है जो कि बारिश भरे कीचड़ में पड़ा होता है जमीन पे, और मन ही मन में सोच रहा होता है कि जो बैटल है शिकागारा का वो खत्म हो चुका है। और देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई वॉर का सीन है। अब ये आदमी उठता है, अपनी आंखें खोलता है, लेकिन इसका गला काफी ज्यादा सूखा होता है। लेकिन ये बोलता है कि माँ मुझे माफ करना, और ये बोलता है कि मैंने साकुसो को अकेला छोड़ दिया है क्योंकि मैं अपना नाम बनाना चाहता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, और ये बोलता है मुझे माफ करना। खैर इस बंदे का नाम है शिनमेन ताकेजो। यहाँ से हमें किसी और का सीन दिखाई जाता है जो कि जमीन पे पड़ा होता है और उसके सामने कोई बाला फेंक के मारता है। जो जमीन पे पड़ा होता है ना, वो सोच रहा होता है क्या ये एक रिफ्यूजीज हंटर है, क्या ये मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है। जो बंदा उसके सामने आया है वो बोलता है ओ एक सर्वाइवर, लेकिन टेंशन ना लो मैं भी बच गया। और ये होता है हमारा शिनमेन। जो जमीन में पड़ा होता है ना, उससे शिनमेन बोलता है माताजी तुम भी बच गए हो। माताजी ताकेजो से बोलता है साले हरामजादे तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं सोचा कि कोई और है। और बेचारा ताकेजो को देख के तो रोने लगता है। ताकेजो माताजी से पूछता है क्या तुम चल सकते हो, लेकिन माताजी इतने चलने की हालत में नहीं होता, तो ताकेजो उसको सहारा देके चलने लगता है। अब क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो माताजी बोलता है कि यार तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दे, मेरे से अब नहीं चला जा रहा, और वैसे भी हमने कुछ दिनों से बस घास ही खाई है। लेकिन माताजी बस अब जमीन पे पड़ चुका होता है, आई की थक के हालत खराब हो चुकी होती है। तो हमारा ताकेजो उसे बोलता है कि यार थोड़ा सा सब्र कर ले। साथ ही में ताकेजो अपनी पट्टिया वट्टिया भी कर रहा होता है, और माताजी से बोलता है कि अगर हम किसी गांव में पहुंच गए तो वहां पर हमें मेडिसिन और खाना वगैरह भी मिल जाएगा, तो इतना चिंता मत कर, ज्यादा देरी नहीं लगेगी। माताजी थक हार के ताकेजो से बोलता है कि देख भाई बस हमने इतना सब कुछ किया बस एक नाम पाने के लिए। आगे माताजी बोलता है कि यार अगर हमने एक दो जनरल को भी मारा होता तो बढ़िया होता, लेकिन साला बस हमने तो बस घास ही काटी है। खैर आगे माताजी ताकेजो से बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम ओसु का ख्याल रखो। और यहाँ पर अभी वो हाँप रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई तलवार लेके खड़ा होता है, तो उससे वो बोलता है अरे ताकेजो कितना मजाक करेगा यार, तू कितनी बार मुझे पागल बना लेगा। जिसे ये ताकेजो समझ रहा होता है वो तो एक समुराई होता है जो कि इसके हाथ पे एक स्लेश भी मार देता है। ये समुराई वापस से अपना स्टैंड लेता है अभी माताजी को मारने के लिए, लेकिन ये फिसल के नीचे गिर जाता है। और माताजी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है साले तेंजो यहाँ पर रिफ्यूजीज हंटर आ चुके हैं। ये जो समुराई होता है ना, वो बोल रहा होता है साले हरामजादे बच्चे। लेकिन ये समुराई और हमारा माताजी दोनों ही शौक हो जाते हैं कि दूसरी तरफ तेंजो एक समुराई से लड़ रहा होता है, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर तेंजो उसकी समुराई की तलवार को तो ब्लॉक करता है, साथ ही में उसका हाथ से अपना हाथ पकड़ के उसको पुश कर रहा होता है। समुराई को भी ये चीज समझ में आ जाती है कि साला ये बच्चा काफी ज्यादा ताकतवर है, तो वो और ट्राई करता है। लेकिन उसे अभी हमारा तेंजो बोलता है कि देख भाई अगर तू मुझे मारने का ट्राई करेगा तो मैं भी तुझे मार दूंगा। हाँ पहले तो रिफ्यूजीज हंटर के वो सर पे एक हेडबट दे मारता है, जिससे कि भाई साहब का पोजीशन पकड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ माताजी के पीछे एक समुराई लगा होता है जो कि उसको मारने के लिए उसकी तरफ ही आ रहा होता है। जिस समुराई को तेंजो ने हेडबट मारी होती ना, उसके मुंह से विमल थूक गई होती है, तो वो उसका सर पकड़ के पेड़ में दे मारता है। तेंजो को देख के एक और जो समुराई होता है ना, यहाँ पर उसकी फट के हाथ में आ जाती है। यहाँ से वो निकलने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ तेंजो अभी पत्थर उठा के दे मारता है जो समुराई मारने वाला होता है माताजी के, और उसका सर ही उड़ा देता है। ये पत्थर डायरेक्ट जाके लगा होता है समुराई की आंख में, जिसकी वजह से उसकी एक आंख चली गई होती है। लेकिन ये बंदा अभी तक पूरी तरीके से हारा नहीं होता। तो क्या होता है कि अभी हमारा तेंजो एक लकड़ी दे मारता है इसके सर पे, लेकिन अभी भी ये समुराई के अंदर थोड़ा बहुत दम होता है। तो क्या करता है तेंजो, जो लकड़ी अभी टूटी हुई थी ना इम्पैक्ट से, उसे इसके गले में घुसा देता है। तो भाई साहब इस बंदे ने अकेले ने ही दो समुराइज को जिसके पास तलवार वगैरह थी उन दोनों को ही निपटा दिया। ये देख के तो माताजी की भी फट के हाथ में आ जाती है कि बंदे ने भाई साहब एक तरीके से कितना ब्रूचल मारा है इन सभी को। फिर अभी एक और समुराई बच चुका होता है, लेकिन उसको तेंजो को देख के काफी ज्यादा फट रही होती है कि बंदा भाई काफी ज्यादा खतरनाक है ये। फिर तेंजो इसको भी शायद तक निपटा देता है इसके सर पे पत्थर वत्थर मार मार के। यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है और ये दोनों ही बंदे निकल रहे होते हैं, यानी कि माताजी और तेंजो। तेंजो अभी माताजी से बोलता है साले हरामजादे समुराई ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, लेकिन मैं कभी भी नहीं मरने वाला क्योंकि मैं हूँ शिनमेन तेंजो। दूसरी तरफ माताजी जिसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो बोलता है मैं भी नहीं मरने वाला क्योंकि मेरा नाम भी माताजी है। ये सोचते हुए तेंजो थोड़ा मुस्कुराता है कि माताजी वाह मेरे दोस्त। लेकिन माताजी भी बोलता है हम दोनों अपना नाम बनाएंगे, और वो ये बोल के नीचे गिर जाता है जमीन पे। और अभी तेंजो चिल्ला रहा होता है माताजी क्या हुआ तुम्हें। लेकिन इसी चांदनी रात के अंदर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी
काली परछाई इन दोनों को ही देख रही होती है। लेकिन अभी हमारा तेंजो सोच रहा होता है यहाँ पर कोई गाँव वाला भी नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भी गाँव वाला नहीं दिख रहा, मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ। ऊपर से इस एरिया के अंदर बस लाशें ही लाशें हैं। सारा माजरा उस जंग का है जो कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर हुई थी। अगर तुम खाना खा रहे हो तो मुझे माफ करना, कुछ चीजें ऐसी है जिसको देख के तुम शायद खाना वगैरह छोड़ सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तेंजो की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ वो एक लाश के मुंह पे ही कर देता है उल्टी, और वो बोलता है मेरे साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है, कोई यहाँ पर है क्या। लेकिन वो देखता है चांदनी रात में एक लड़की उसके पास आई है। यहाँ से थोड़ी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों ही एक घर के अंदर पड़े होते हैं। यहाँ पर माता जी की आंख खुलती है, वो बोलती है हम दोनों अभी तक जिंदा है, लेकिन हम है कहाँ पर। आकुजो तुम सही तो होना। लेकिन ये दोनों वापस से बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जा रहा होता है जो कि मेकअप वगैरह कर रही होती है जैपनीज स्टाइल में, जिसने की किमोनो वगैरह भी पहन के रखा होता है। खैर वो औरत आती है ताकुजो के पास और बोलती है ताकुजो ताकुजो। लेकिन ताकुजो एक झटके में खड़ा हो जाता है, जिसको देख के ये लड़की बोलती है अरे तुम्हें क्या हुआ, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने सोचा कि हम साथ में पी सकते हैं। दूसरी तरफ माता जी तो यहाँ पर पी वी के बैठा होता है अच्छे कपड़े पहन के, और बोल रहा होता है ताकुजो यहाँ पर आके पियो यार। लेकिन यहाँ पर तेंजो एक चेड है तो वो बोल देता है कि हम दोनों यहाँ से चल रहे हैं, लगता है हमारे गाँव भी बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी माता जी उसे बोलता है अबे साले तू पागल हो गया है क्या, मैं यहाँ से जाने से पहले इन दोनों को धन्यवाद तो बोलना चाहिए। खैर यहाँ पर हमें दो औरतें दिखाई जाती है। माता जी यहाँ पर शराब पीते हुए बोलता है तेंजो से अबे साले बस इसने हमें यहाँ पर शेल्टर नहीं दिया, इन्होंने हमारा ख्याल भी रखा, तू बस ऐसे ही जा रहा है। जो लड़की हमारे तेंजो के पीछे होती है वो बोलती है हाँ जितना तुम रहना चाहो यहाँ पर रह सकते हो, और अभी तक वो फगेटिव सोल्जर्स को पकड़ रहे हैं क्योंकि उनका जनरल अभी तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें आकेमी के साथ शादी करनी पड़ेगी। आकेमी बताओ तुम्हें इन दोनों में से कौन पसंद है। अब माता जी लड़की को देख के बोलता है ओहो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये जो लड़की होती है ना बड़ी वाली, वो बोलती है अरे यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन माता जी यहाँ पर रेस करते हुए बोलता है ओह नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। जो ये लड़की आकुमी होती है ना, ये अपने हाथ में बजी हुई रिंग को बजाती है। आकेमी का ये जो रिंग बजाती है उसकी जो बड़ी बहन है ये जो भी है ये समझ जाती है, और माता जी को बोलती है इसने तो मना कर दिया। ये कहना चाहती है कि इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करेगी। फिर अभी हमें थोड़े समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा तेंजो एक मशरूम को देख रहा होता है, और ये दोनों ही जंगल में मशरूम वगैरह इकट्ठे कर रहे होते हैं आकेमी और तेंजो। जिस मशरूम को तेंजो देख रहा होता है उसे वो बताती है कि ये क्रिम्सन मशरूम है, ये काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। क्या तेंजो तुम हम सबको मारना चाहते हो खिला के। क्या होता है तेंजो यहाँ पर वापस से फल फ्रूट वगैरह इकट्ठे करने लगता है, तो ये लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम हमसे क्वेश्चन वगैरह नहीं करोगे। तेंजो उससे बोलता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। आकेमी उससे बोलती है कि हम कैसे रहते हैं, मेरी एज क्या है, मेरे पापा क्या करते हैं, मैं मेरी माँ के साथ क्यों रहती हूँ। फिर अब हमें पता चल गया कि जो वो औरत है वो आकेमी की माँ है, और ये आगे बोलती है कि तुमने ये भी नहीं पूछा कि आखिरकार मैं ये घंटियां हाथ में क्यों पहनती हूँ। यहाँ पर तेंजो को सारा माजरा समझ में आ जाता है, वो इसलिए आगुमी से बोलता है मुझे सारी चीजें समझ में आ चुकी है, तुमसे माताजी रोज दिन ऐसे ही सवाल पूछता रहता था ना। तो आगुमी भी बोलती है हाँ तुमने सही कहा, वो मुझे पूरे दिन यही सवाल वगैरह पूछता रहता। फिर ये दोनों चुप्पी छा जाती है इन दोनों के बीच में, और ये बोलता है हरामजादा तेंजो कि तुम कितने साल की हो मुझे बताओ। ये थोड़ी चुप रहती है और बोलती है मैं 15 साल की हूँ। ये सुन के तेंजो बोलता है यार तुम तो काफी ज्यादा छोटी लगती हो तुम्हारी एज से। ये सुन के आकिमी को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं हरामजादे चुप रहे। फिर आकिमी भी सेम सवाल हमारे तेंजो से पूछती है कि तुम कितने बड़े हो, तुम्हारी एज बताओ ना मुझे। यहाँ तेंजो बताता है कि उसकी उम्र 17 साल है। ये देख के आकिमी तो काफी ज्यादा शौक होती है, वो बोलती है अरे यार मुझे तो लगा कि तुम 30 साल के होंगे। अब ये सुन के तेंजो को काफी ज्यादा शर्म आती है, लेकिन वो आगे पूछती है क्या तुम मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हो। पहले तो तेंजो थोड़ा शांत रहता है, लेकिन बाद में वो उससे पूछता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रही थी जिस रात तुमने हमारे को बचाया। बल्कि पूरा एरिया खून की लाशों से भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पर कर क्या रही थी। ये जो माताजी होता है ना घर पे, ये सारी चीजों को इधर उधर खंगाल रहा होता है, तो यहाँ पर उसे तलवारें वगैरह मिलती है। तो बोलता है ये तो तलवारें हैं लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा है, लेकिन क्या तुम जंप स्केयर के लिए रेडी हो। ये देखो ये है आकिमी की माँ की माताजी के पास आके बोलती है ओ तुमने इनको ढूंढ ही लिया। यहाँ हमें सीन दिखाई जाता है तेंजो और आकिमी का, जहाँ आकिमी उसे रिवील करती है कि हम लोग चोर हैं। यहाँ हमें वापस से घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माताजी से आकिमी की माँ बोल रही होती कि हम लोग चोर हैं, जहाँ भी वॉर वगैरह होती है तो हम वहाँ पर जाते हैं और उन लोगों की तलवार वगैरह चुरा लेते हैं, और ये सारी चीजें हम उनकी लाशों से चुराते हैं। तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, हमें हमारा पेट भरने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अभी माताजी के हाथ से आकिमी की माँ तलवार लेके बोलती है अरे यार इसमें क्या गलत बात है, क्योंकि यार ये बंदा काफी ज्यादा फट के हाथ में आ चुकी होती है माताजी की।
लेकिन यार मम्मी को स्मैश। दूसरी तरफ आकिमी तेंजो को पूछती है क्या तेरे को और भी कुछ सवाल वगैरह पूछने हैं, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन ये बंदा कौन है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा एंट्री मारता है और बोलता है आकिमी। लेकिन आकिमी इसे देखती है उसके ऊपर पत्थर मारने लगती है, लेकिन तेंजो उसे पकड़ लेता है और बोलता है रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन ये रोते रोते बोलती है कि ये हरामजादा सूजी काजे तेनमा, इसने ही मेरे बाप को मारा था। ये तेनमा वाला बंदा अभी आकिमी के पास आके बोलता है अब साली मैंने तुझे बोला था ना कि शेगीहारा के पास मत जाना, लेकिन तू वापस से वहाँ पर गई। लेकिन अब सूजी काजे गैंग तुझे ये कभी भी नहीं करने देगी। अब ये तो बात अपनी माँ ओको को जाके बता देना, ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ उसे। खैर क्या होता है, अभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है थोड़े समय के बाद, जहाँ पर अभी हमारे माताजी ऊपर होता है इस घर की रूप में, ये जो भी है स्टोर रूम, जहाँ ये अपने सामान वगैरह यानी जंग से लूटे हुए सामान को इकट्ठा कर रहे होते हैं और तेंजो भी इनकी मदद कर रहा होता है। माताजी जब ऊपर जाता है ना स्टोर रूम में, तो वो देखते हैं भाई यहाँ पर तो काफी ज्यादा सामान है जो कि जंग से लूटे गए हैं। दूसरी तरफ अभी हमारी ओको बोलती है आकिमी से कि आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आकिमी कुछ भी नहीं बोलती, तो दूसरी तरफ जो हमारा माताजी ऊपर होता है वो नीचे आते हुए बोलता है वाह क्या कलेक्शन है। ये लोग अभी ये जो तेनमा होता है ना उसको पागल बनाने के लिए सारे के सारे सामान छुपा रहे होते हैं। दूसरी तरफ तेंजो के हाथ में एक लकड़ी जैसा तलवार जैसा बेट जो भी है वो देख के अभी हमारी ओको बोलती है क्या हम एक और सामान भूल चुके हैं। लेकिन तेंजो उस लकड़ी की तलवार को घूर रहा होता है और एकदम से स्विंग करता है और वो आता है माताजी के सामने, तो माताजी उसे बोलता है अरे भाई थोड़ा सा धीरे यार। ओको आगे बोलती है उससे क्या तेकुजो तेरे को ये तलवार पसंद आई तो इसे रख सकता है। तेकुजो अपनी मुंडी एकदम बाई ब्लेड की तरह घुमाते हुए बोलता है हाँ हाँ मुझे ये चाहिए। जो हमारी ओको होती है ना वो थोड़े से अपने बाल से हिलाते हुए बोलती है बस एक लकड़ी की तलवार तुझे एक मर्द के जैसे लुक दे रही है, और वो शर्माते हुए वापस से नीचे बैठ जाती है। लेकिन तेंजो उसे बोलता है क्या यार मैं इसे रख सकता हूँ क्या। अब यहाँ पर तेंजो की रिश्त देख के माताजी भी बोलता है अब मुझे भी कुछ चाहिए यार। यहाँ हमें खाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी के सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। फिर माताजी होता है ना वो भी तेंजो से बोलता है कि चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए अब का। जो ओको होती है ना वो हमारे तेंजो के काफी ज्यादा चिपकरी होती है, जो चीज तेंजो को भी पता होती है, लेकिन वो आगे हमारे माताजी से बोलती है कि आखिरकार इस जगह को छोड़ के तुम कहाँ पर जाओगे। फिर ओको और ज्यादा चिपकती है तेंजो को और बोलती है यार थोड़ी वो ड्रिंक कर लो यार, क्या शर्मा रहे हो। फिर माताजी आगे बोलता है कि हमें घर जाना है, हमारा गाँव मियामोतो साकुशी के अंदर आता है। शिनमेन तेंजो तुम हमारे साथ नहीं आना चाहोगे। लेकिन शिनमेन तेंजो खुद अभी लड़ रहा होता है ओको से जो कि उसको चिपक रही होती है, लेकिन वो उससे बोल रहा है अरे यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माताजी आगे बताता है कि यार हमारा घर भी है वहाँ पर, हमें जाना चाहिए यहाँ से। ओको भी बोलती है चलो ठीक है अगर तुम्हारा वहाँ पर घर है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने से नहीं रोकूंगी, अगर तुम खुद यहाँ से जाना चाहते हो। इसी तरफ ताकुजो ना करते हुए भी शराब पी लेता है और अभी वो जमीन पे पड़ जाता है, जिसे देख के अभी माताजी बोलता है ओहो देखो हरामजादा देखो शराबी बन के नीचे पड़ा हुआ है। यार हमें यहाँ पर तेंजो का सपना दिखाया जाता है जहाँ पर वो देख रहा होता है कि उसका बाप उसके सामने खड़ा है। ये कोई सपना नहीं है, एक फ्लैशबैक है जो कि अभी हमारे तेंजो को आ रहा होता है, जहाँ पर वो अपने बाप से पूछ रहा होता है कि मेरी माँ कहाँ पर गई। तो शायद उसका बाप उसे मारता है और बोलता है कि साले अपनी माँ का नाम मत ले, अब तुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तेंजो मार खाने के बाद भी अभी भी अपने बाप को घूर के देख रहा होता है, तो उसका बाप बोलता है साले हरामजादे मुझे ऐसे घूर के मत देखा कर, तेरी आंखों में मुझे एक शैतान दिखता है, एक बिस्ट दिखता है। फिर तेंजो की भी आंख खुलती है और उसके सामने होती है ओको, जिसे देख के वो बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन वो तेंजो के पास आती है, उसके होठों पे हाथ रखती है और बोलती है ताकिजो मुझे तुम्हें पता है मुझे देख के तुम्हें कुछ कुछ होता है, क्या तुम्हें ये फील नहीं होता। और अभी वो चुम्मा चाटी करने लगती है, ये दोनों और ज्यादा चुम्मा चाटी कर पाती है, लेकिन तभी तेकुजो उसे बोलता है रुक जाओ। तो अभी ओको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलती है तेकुजो क्या कर रहे हो तुम ये। लेकिन तभी इनके दरवाजे पे कोई खटखटाने लगता है, बोलता है ये है सूजी कासे गैंग। यहाँ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओको काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वो बोल रही होती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी ज्यादा शर्मिंदा करने की, ताकुजो तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो ताकुजो भी बोलता है मैंने क्या किया। उसी तरफ दरवाजे पे अभी सूजी कासे गैंग आ गई होती है और बोल रही होती दरवाजा खोलो, और फाइनली ये दरवाजा खोलते हैं और अंदर ढूंढने भी लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अभी ये जो तेनमा होता है ना वो ओको के पास जाता है और बोलता है क्या तुझे कुछ चाहिए क्या मेरे से। तो तेनमा से अभी हमारी ओको बोलता है अगर तुझे कुछ चाहिए तो यहाँ पर ढूंढ ले, मेरे से कुछ भी मत पूछ। तेनमा उसे बोलता है अरे यार चुपचाप बता दे। तो ओको उसे बोलती है अबे यार मैंने कुछ भी नहीं चुराया ना, मैंने तुझे बता दिया। कि ओको उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती, तो वो उससे बोलता है अगर तू मेरी होती तो तुझे ऐसी हालतों में नहीं रहना पड़ता। ये सुन के ओको को गुस्सा आता है, वो मुड़ के उसकी तरफ देखती है तेनमा की तरफ और बोलती है कि कोई औरत कैसे ऐसे बंदे के साथ रह सकती है जिसने कि उसके पति को मारा हो, तेरा फेस देख के मुझे गिन आती है। तेनमा अपनी बेइज्जती करवा के अपने लोंडो से बोलता है कि सीलिंग को चेक करो, और जब ये सीलिंग चेक करते हैं तो वहां से गिरती है तलवारें। ओको को पता चल जाता है कि तेनमा उसके साथ क्या करने वाला
है तो क्या होता है कि एक लोंडे को वहां पर एक अलमारी के अंदर अभी आकेमी मिलती है। वो अभी बोलता है तेनमा बॉस मैंने यहाँ पर एक बच्ची को ढूंढ लिया। तो ये तेनमा क्या बोलता है पता है, तो कि वाईटी गाइडलाइंस के खिलाफ, लेकिन ये हरामजादा बोलता है RAPE हर। ये सुन के तो लोंडो के मुंह में पानी पड़ने लग जाता है, जो भी सुजुका से गैंग के होते हैं सारे आकेमी के ऊपर झटकने लगते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा ये होता है ना तेनमा, ये अभी जा रहा होता है ओको के पास, लेकिन जहाँ ओको रूम में होती ना उसके दोनों ही गेट के पास होते हैं अभी माताची और हमारा तेंजो। अब ये दोनों ही रेडी होते हैं तलवारों के साथ इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन इस साले को कुछ ना कुछ तो पता चल जाता है, ये आगे नहीं जाता। ओको से बोलता है मैंने बोला था ना कि तू मेरे साथ गड़बड़ करने का ट्राई मत करना। अभी वो एक गेट के घुसा मारता है जिससे कि इसका गेट के आर पार ही हाथ चला जाता है और माताजी को लगता है खतरनाक वाला। दूसरी तरफ वो ताकिजो के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, उसी गेट को उसके ऊपर दे के मारने। हाँ वो उसके ऊपर फेंकता तो है, लेकिन ताकिजो उससे बच जाता है और अपने तलवार के साथ उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तेनमा उसका सर पकड़ से जमीन में दे मारता है खतरनाक वाला, और उसका सर पकड़ के वो जमीन पे मारे ही मारे जा रहा होता है। वो अपने दोस्त को पीटता देख के आकेमी और हमारा माताजी भी चिल्लाता है कि ताकिजो तुम सही तो हो, लेकिन ये बंदा तेनमा रुकता है और देखता है कि साला इसका हाथ का एक पार्ट ही गायब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताकिजो ने उसका हाथ काट लिया होता है जब उसने पकड़ा होता है ना उसको सर से। अभी उसका जो पार्ट होता है ना उसके मुंह में हाथ का, तो वो उसके ऊपर थूक के मारता है तेनमा के ऊपर, एंड दूसरे हाथ में जो उसके तलवार होती है ना लकड़ी के, उसके पट्टे से मारता है डायरेक्ट तेनमा के मुंह पे खतरनाक वाला। यहाँ तेनमा के सर से खून आ रहा होता है, वो अपने हाथ को देख रहा होता है, लेकिन तेंजो उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने मियामोतो को छोड़ दिया। तुझे देख के ऐसा लगता है कि तू एक ब्रिगेड है, लेकिन तू अभी भी एक जनरल है। और तेंजो अभी घूरते हुए तेनमा को बोलता है कि मुझे तेरा सर चाहिए। इसी तरफ माताची भी रेडी हो जाता है इन बंदों से लड़ने के लिए। जो भी दूसरे बंदे होते हैं ना आकेमी के साथ RIP करने वाले होते हैं, उनका एक बंदे का माताची तलवार के साथ हाथ ही काट देता है। पलक झपकते ही दूसरे बंदे के पास जाके उसके पीठ में एक स्लेश मारता है जिससे कि वो कट जाता है, और ये सारी चीजें तेनमा देख रहा होता है। अभी तेनमा को हमारा जो होता है ना तेंजो वो घूर के देख रहा होता है, लेकिन ये साला यहाँ से भाग जाता है और बंदे जो भी इसके बीच में आ रहे होते हैं ना उन सभी को धक्का दे मार रहा होता है। तेंजो भी इसके पीछे होता है, लेकिन एक बंदा बोल रहा है बॉस कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन तेंजो उसको एक तलवार के झटके में उड़ा देता। और अभी तेंजो भाग रहा होता है हमारे तेनमा के पीछे और बोल रहा है कि साले तू कैसे भाग सकता है, तू तो एक लीडर है ना। अभी तेनमा होता है आगे और हमारा तेंजो होता है उसके पीछे। अभी तेनमा सोच रहा होता है कि ये तो साला एक बच्चा था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये साला इतना खतरनाक हो सकता है। इसकी आंखों का लुक देख के ऐसा लगता है कि कोई शैतान हो। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो कि किसी शैतान के आंखों में होती है। मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे अभी खुद को प्रिपेयर करना होगा। मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, लेकिन तेंजो एक जंप मारता है और आता है तेनमा के ऊपर और मारता है उसके सर में एक तलवार, मतलब वो लकड़ी वाली तलवार का अटैक, जिससे कि उसके मुंह से विमल फेंक जाती है। तेंजो बस यही नहीं रुकता, उसे मार ही जाता है अपनी तलवार से, और मारते मारते भाई साहब के बाल भी खुल जाते हैं। और सच में ताकिजो अभी एक डेविल लग रहा होता है। दूसरी तरफ माताजी ने भी काफी लोगों को मार दिया होता है, लेकिन वो देखता है कि ताकिजो अभी हाँफते हाँफते उसके सामने आ रहा है। माताजी अभी ताकिजो को बोलता है अरे यार ये लोग इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं थे। तो वो उससे पूछता है कि बॉस कैसा था इनका, तो ताकिजो बोलता है यार कुछ स्पेशल नहीं। ये दोनों ही अपना नाम वापिस से लेने लगते हैं, होनीडेन माताची एंड शिनमेन ताकिजो फ्रॉम द विलेज ऑफ मियामोटो इन साकुशी। माताजी जो बंदे नीचे पड़े होते हैं उनको जाते जाते बोलता है कि याद रखना हम दोनों का नाम। दूसरी तरफ ओको और उसकी बेटी आकेमी ये दोनों को देख के शौक होती, क्योंकि ये दोनों बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हैं, और वो बोलती भी है कि ये तो यार कोई बच्चे जैसे हैं। मैडम जी ये दोनों बच्चे ही हैं यार। दोनों ही हंसते हंसते बोल रहे होते हैं, और हम दोनों ने तो क्या ही गेम खेला, ब्लड ऑफ गेम। अभी ताकिजो और माताजी दोनों ही इन दोनों माँ बेटी के पास आके बोलते हैं और बोलते हैं हम दोनों ने मिलकर 4 बंदों का सर उड़ा दिया। लेकिन आकेमी की माँ ओको बोलती है कि लेकिन हम दोनों यहाँ से जाने वाले हैं, और अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो तुम दोनों क्या करने वाले हो। ये सुन के तो इन दोनों का मुंह बन जाता है, अबे यार ये क्या बोल रही है। लेकिन ओको उसे बताती है कि सुनो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, हमें इसलिए जाना पड़ेगा कि कोई हमें मार ना दे। ये दोनों पूछते अब तुम्हें कौन मार देगा, तो बोलती है सुजिकाजे को है। ये सुन के तो ये दोनों शौक, मतलब अब ये कौन नया आ गया, अभी तो हमने 4 लोगों को निपटाया है जो कि मेन आदमी थे, अब और कौन आ गया। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, लेकिन हमारे माताजी को नींद नहीं आ रही होती। वो बोल रहा होता है कि साला अब मैं क्या करूं। भाई साहब क्या करते हैं कि दूसरे रूम में जो हमारी ओको सोर की होती है ना उसके पास चले जाते हैं अपने कपड़े वपड़े खोल के। माताजी को चाहिए होती है सर्विस, लेकिन ओको उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन से वाले हो। तो माताजी भी लाइक अरे यार ये क्या पूछ रही है। उसे भी पता होता है कि ये तो ताकिजो को ही पसंद करती है, तो वो बोलता होता है कि मैं तो ताकिजो हूँ। अब हमारे माताजी को ऐसा लग रहा होता है कि अब तो मैं काम कर सकता हूँ यार, इसको ऐसा लग रहा है कि ताकिजो हूँ। लेकिन ये लड़की क्या बोलती है उसे बताए आकेमी की माँ, अबे यार तूने तो मुझे बोला था कि तेरी तो एक फियांसे है, लेकिन तू मेरे साथ ये क्यों कर रहा। यानी कि ओको को पता चल गया होता है कि ये तो माताजी है, लेकिन अभी माताजी की
की भी फटके हाथ में आ गई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सुबह का, जहाँ पर आकेमी, ताकिज़ू और ये सारे लोग कपड़े धो रहे होते हैं नदी के अंदर। लेकिन माताजी को अभी भी काफी ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि उसने ताकिज़ू को नाम इस्तेमाल किया था। अब अपनी होने वाली फियांसे का नाम लेके वो डुबकी मारता और बोलता है मुझे माफ करना ओसू। और अभी वो ताकिज़ू को बोलता है माताजी कि चल अब हम घर चलते हैं, हम चलते हैं मियामोटो वापस। खैर यहाँ पर कुछ सैनिक भी आ रहे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि साले 2 बच्चों ने हमारे बॉस को मार दिया, हमें इनसे बच के रहना चाहिए, ये दोनों ही हरामजादे काफी खतरनाक होंगे। एक बार इन दोनों बच्चों को मारने के बाद हम सभी भी ओको के साथ मजे करेंगे। हाँ मैं भी करूंगा, हाँ मैं भी करूंगा। ये सारे के सारे बस ओको के मजे लेने के लिए आ रहे होते हैं। अब सीन वापस से हमें इन तीनों का दिखाया जाता है, जहाँ पर आकेमी बोलती है क्या मियामोटो विलेज? तो माताजी बोलता है हाँ मैं मियामोटो विलेज जाना चाहता हूँ, मैं ओसू को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो ताकिज़ू भी उसे बोलता है कि हाँ मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। तो माताजी बोलता है क्या तू नहीं आएगा, क्या तू मेरे साथ नहीं आएगा, क्या तू आकेमी और ओको के साथ यहीं रहना चाहिए? तो अभी ताकिज़ू बोलता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, आज के दिन से मैं हूँ वेगाबॉन्ड, ऐसा करके ताकिज़ू बोलता है। खैर अभी ताकिज़ू नोटिस करता है कि इनके पास से कोई घोड़ा लेके जा रहे हैं, मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के कोई सेनापति वगैरह जा रहे हैं। तो ताकिज़ू इनको देख के बोलता है ओहो ये आ चुके हैं। अब इन्हें ये तो समझ में आ जाता है कि ये सुजुकाज़े गैंग है। तो अभी आकेमी बोलती है कि हमें फटाफट चलना चाहिए क्योंकि मेरी माँ अकेली घर पे है। तो उसे अभी ताकिज़ू बोलता है कि तुम्हें बस यहीं रहना है अकेले, और माताजी भी उसे यही बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ही रहना है, तुम हमारी प्रॉब्लम सकती हो तो तुम यहाँ पर ही रहो, हम ओको को यहाँ पर लेके आएंगे, मैं तुम्हें से ये वादा करता हूँ। जब हमारा ताकिज़ू और माताजी यहाँ से निकल जाते हैं तब आकेमी सोच रही होती है उसने मुझे ये बोला कि तू यहाँ पर रहे और वो वेगाबॉन्ड बनने वाला है, ताकिज़ू मुझे तेरे साथ जाना है। दूसरी तरफ ताकिज़ू काफी तेज दौड़ रहा होता है तो माताजी भी सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है। ताकिज़ू तुम मेरे लिए रुको, तुम क्या कर रहे हो, तुम काफी तेज दौड़ रहे हो। खैर हमारा ताकिज़ू डायरेक्ट उस घर में घुस जाता है, जिसे देख के माताजी बोलता है पागल है क्या तू, अकेला अंदर घुस गया, लगता है ताकिज़ू तू मरना चाहता है। मेरी तलवार, मुझे लगता है मैं तलवार अपने घर के अंदर ही भूल गया। दूसरी तरफ ताकिज़ू ओको के घर के अंदर जाता है और बोलता है कहाँ पर है वो, कहाँ पर है ओको, मुझे बताओ। लेकिन उसे ये जो सैनिक वगैरह होते हैं ना वो रोक देते हैं और बोलते हैं साले तू उनमें से एक है ना, मुझे पता था तू यहाँ पर आएगा। अभी ये सैनिक हमारे ताकिज़ू से बोलते अबे साले ये तो बस एक बच्चा है, इसने कैसे हमारे तेनमा बॉस को मारा होगा। हाँ तुमने सही कहा, ये बच्चा कैसे मार सकता है? लगता है बॉस का नाड़ा काफी ज्यादा गीला हो चुका था ओको को देख के, इसलिए उन्होंने अपना गार्ड डाउन कर दिया और वो मारे गए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब ताकिज़ू के ऊपर एक सैनिक अटैक तो करता है लेकिन ताकिज़ू उसकी तलवार को हवा में ही रोक देता है। लेकिन एक और बंदा उसके खुले शरीर को देख के उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी वो एक बंदे को पकड़ के उसके सामने लेके आ जाता है जिससे कि उसकी तलवार उसके अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ माताजी अब एक पेड़ का सहारा लेके छुपा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बस खड़ा हुआ हूँ, मुझे ताकिज़ू को जाके मदद करनी चाहिए। सुजुकाज़े गैंग बस 4-5 लोंडे हैं जो कि कीड़ों मकोड़े की तरह है, जहाँ ताकिज़ू के साथ ज्वाइन कर माताजी उन सभी को सबक सिखा। यहाँ माताजी के पसीने छूट रहे होते हैं और वो खुद को अंदर ही सोच रहा होता है कि आज मैं अगर पीछे रह गया तो मैं हमेशा बस पीछे ही रहने वाला हूँ, और वैसे भी मैंने कल ही 4 लोगों को मारा है, लेकिन आखिरकार क्यों मैं अपने दोस्त के बारे में इन्फीरियर सोचता हूँ। मेरा दोस्त है ना वो, तो हम दोनों एक ही एज के हैं और हम दोनों एक ही गांव से आते हैं। खैर माताजी यहाँ से निकलने लगता है लेकिन तभी उसके पीछे से कोई बुलाता है उसे माताजी, और ये होती है ओको। और माताजी ओको देख के बोलता है तुम सही हो, तुम सही सलामत हो, आखिरकार तुम बाहर कैसे आई? तो ओको उससे बताती है कि देखो जब ये आने वाले थे तो मुझे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जब ये गुंडे मवाली घर के अंदर आए तो मैं बाहर आ गई, और मेरी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि जैसे ये अंदर आए थे और मैं तुरंत बाहर आ गई थी, इसलिए मैं बच गई। खैर माताजी उसे आगे बताता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम सेफ हो, लेकिन ओको उसे बताती है कि तुम मेरे से मतलब ही मत बनो। तो वो बोलता तुम क्या कहना चाहती हो, क्या तुम डरी हुई थी? मैं शांत इसलिए थी क्योंकि तेनमा मेरे लिए फीलिंग्स रखता था। लेकिन ओको अचानक से अभी माताजी के गले लग जाती है। माताजी और ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन माताजी बोल रहा होता है लेकिन ओको ताकिज़ू के बारे में क्या कहना है? लेकिन
दूसरी तरफ ताकिज़ो तो भाई साहब बहुत सारे समुराइज को गिरा चुका होता है। एक का गर्दन तो उसने तलवार के साथ उड़ा दिया होता है। दो लोंडे उसकी तरफ दौड़ के आ रहे होते हैं जिनका तलवार को वो ब्लॉक करता है और उनके हाथ ही उड़ा देता है। एक के सिर में तलवार दे मारता है, दूसरा उसके पास तलवार दे के मारने वाला होता है, लेकिन ताकिज़ो उसे सही समय पे ब्लॉक कर लेता है जिसकी वजह से उसका बस कपड़े फटते हैं और बाद में वो एक ऐसी तलवार चलाता है कि जिससे 4-5 लोंडे जमीन पे गिर जाते हैं। ताकिज़ो को ऐसी काट मार मर जाते देख के इन जो भी समुराई होती ना इनकी फट के हाथ में आ गई होती है, लेकिन ये सोच रहे होते ओहो हम वापस नहीं जा सकते, हम सबको ये अकेला नहीं मार पाएगा। लेकिन यहाँ पर ताकिज़ो बोल रहा होता है माताजी ओको तुम दोनों सही सलामत होना। लेकिन तभी एक बंदा आ रहा होता है तो ताकिज़ो भाई साहब एक स्लेश के अंदर उसका हाथ ही उड़ा देते हैं, मतलब दोनों हाथ जिस हाथ से उन्होंने तलवार पकड़ी होती है, और भाई साहब एक ही झटके में एक बंदे का गला भी काट देते हैं। बेचारा ताकिज़ो भी चिल्ला के बोल रहा होता है माताजी अगर तुम जिंदा हो तो मुझे कुछ कहो। लेकिन साला ओको और इन दोनों का तो स्वागत चल रहा होता है अभी जंगल के अंदर, और दूसरी तरफ ओको के घर के अंदर ताकिज़ो ने लाशें ही लाशें बिछा दी होती है और उन लाशों को खाने के लिए कौवे भी आ चुके होते हैं दावत करने के लिए। खैर ताकिज़ो बेचारा थक हार के आगे जा रहा होता है, लेकिन एक जगह पे आके जहाँ पर हमारा माताजी और ओको स्वागत मना रहे होते हैं वहाँ वो देखता है कि माताजी के और ओको के कपड़े पड़े हुए हैं और ओको की तो कंघी पड़ी होती है, और ये सब देख के हमारा ताकिज़ो एक टूटी आवाज में बोलता है माताजी। खैर यहाँ से हमें सीन दिखाई जाता है मियामोतो गांव का, जहाँ पर एक लोंडा कुछ सब्जियां वब्जियां उखाड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है ताकिज़ो को, जिसको देख के वो डायरेक्ट दौड़ के जाता है एक बुढ़ी अम्मा के पास और बोलता है कि दादी अम्मा मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन दादी अम्मा उसके मुंह पे एक अभी डंडे के मारती है और बोलती है साले हरामजादे क्या बोल रहा है। लेकिन ये बेचारा अभी रोता रोता बोलता है मैंने शिनमेन ताकिज़ो को देखा है आज। अब ये सुनकर तो बुढ़ी अम्मा के चेहरे पे एक सीरियस एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अब बुढ़ी अम्मा अपना सारा कुछ काम छोड़ के डायरेक्ट जाती है माताजी के घर पे और बोलती है क्या माताजी घर पे आ चुका है। आई डोंट नो ये माताजी का बाप है या कोई भी। ये बोलता है कि दादी अम्मा तुम्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि माताजी अब वापस आएगा, मुझे पता है तुम कैसा फील करते हो, लेकिन अब उम्मीद छोड़ दो। अब ये सुनकर तो बुढ़ी अम्मा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एक डंडे से इसके मुंह पे मारती है। खैर बुढ़ी अभी चिल्ला के बोलती है शिनमेन ताकिज़ो वापस आ चुका है तो मेरा माताजी भी वापस आ गया होगा, सालो उसे ढूंढो। अभी ये सारे के सारे लोग उसे ढूंढने लगते हैं। खैर ये बुढ़ी अम्मा एक जगह पे खाली जगह पे बैठती है और बोल रही होती है कि मैं कभी भी माताजी के ऊपर हार नहीं मानने वाली थी। अगर शिनमेन ताकिज़ो वापस आ चुका है तो मेरा माताजी भी वापस आ गया होगा, और ये चीज मैं अपनी ओसो को भी बताऊंगी कि तेरा पति वापस से आ गया है। हाँ भले ही अभी इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन माताजी के वापस आने से वो काफी ज्यादा खुश होगी। लेकिन वो हरामजादा शिनमेन ताकिज़ो उसे वॉर के अंदर लेके नहीं जाता तो अभी तो उसकी शादी हो जाती और वो होबिडेन खानदान को भी काफी आगे बढ़ा चुका होता। उस हरामजादा शिनमेन ताकिज़ो को तो ऐसे की तैसे। लेकिन वो हरामजादा अगर माताजी के बिना वापस यहाँ पर आया तो मैं उसको काफी गंदा पेलूंगी। खैर अभी बुढ़िया यहाँ से निकलती है शिनमेन फैमिली को देखने के लिए, लेकिन वो दो समुराई को दिखती है तो वो बोलती है और ये समुराई फेमिलियर तो नहीं लगते हैं। खैर ये दोनों ही समुराई ताकिज़ो को ढूंढ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा समुराई आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ताकिज़ो नाम का बंदा नहीं मिला। बुढ़िया ओसू की सोच रही होती कि ये ताकिज़ो को आखिरकार ढूंढ क्यों रहे हैं, तो वो इनसे पूछ लेती कि आखिरकार क्या बात हो गई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, तुम ताकिज़ो को इतना ढूंढ क्यों रहे हो। खैर आगे ये बुढ़िया इन समुराई से पूछती है आखिरकार ताकिज़ो ने गलत क्या किया है, तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो। तो ये बताते कि उसने हमारे बॉर्डर को पार किया है और तो और हमारे 2 लोगों तक को मार दिया उसने। हम उस हरामजादे को नहीं छोड़ेंगे, वो युकिता का मेंबर है, लेकिन उसको हम काफी गंदा कूटने वाले हैं, अगर वो हमें मिल गया तो हम उसे मार ही देंगे। अब बुढ़िया इनसे पूछती क्या ताकिज़ो अकेला था, तो ये बोल देते हाँ ताकिज़ो अकेला ही था। अब ये सुन के तो भाई साहब बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इवन तो वो जमीन पे काफी जोर से गिर जाती है। अब यहाँ से समुराई जा रहे होते हैं तो अभी बुढ़िया नीचे बैठी बैठी बोलती है उस हरामजादे ने मेरे बच्चे को भी वॉर में लेके गया, वो हरामजादा ताकिज़ो, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अब देखो ये समुराई होते ना, ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे बेटे ने बैटल ऑफ शिकारा में साथ दिया था तो तुम भूल जाओ उसके बारे में, अब वहाँ पर कोई भी नहीं बचा, शायद वो मर चुका होगा। लेकिन ये बुढ़िया बोलते नहीं, तुम्हारे लिए एक काफी ज्यादा इजी टास्क रहेगा ना उसको पकड़ने के लिए, ताकिज़ो को पकड़ना है ना तुम्हें हरामजादों। और भाई साहब ये बुढ़िया क्या ही इविल लुक देती है इन लोगों को, और ये समुराई भी बोलते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। भले ही मैं बुढ़ी हूँ लेकिन तुम्हें मेरी एडवाइस लेनी चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर और भी समुराई होते हैं जो कि ताकिज़ो को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि एक लड़की के पास से गुजरते हैं, लेकिन वो कुछ नोटिस करते हैं कि यहाँ झाड़ियों में कोई ना कोई तो छिपा हुआ है, लेकिन ये लोग इतना कुछ ध्यान नहीं देते। लेकिन इस लड़की को क्या पता कोई ना कोई तो दिखता है, यानी कि यहाँ पर एक लड़की भी होती है। दूसरी तरफ ये बुढ़िया अभी
ताकीज़ो के बारे में इन सेनापति यानी कि समुराई जो भी बोलते हैं उनको बता रही होती है कि वो हरामजादा काफी ज्यादा ताकतवर है, उसने 13 की उम्र में ही किसी को लुढ़का दिया था। अब समुराई तो काफी ज्यादा शौक होता है, क्या बुढ़िया तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब 13 साल की उम्र में किसी को उसने लुढ़का दिया। अब ये बुढ़िया बोलती है कि जो उसका अपोनेंट था वो एक सीजन मार्शल आर्ट था, मतलब कि मार्शल आर्टिस्ट था खतरनाक वाला, लेकिन फिर भी उसको ताकीज़ो ने उसको काफी गंदा पीट पीट के मार दिया। फिर आगे बुढ़िया बताती है कि मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ कि मेरे माताजी उस वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाया, पर वो हरामजादा ताकीज़ो कर पाया। लेकिन एक समुराई सोच रहा होता है कि मे भी इसका बच्चा वीक होगा, तो बुढ़िया को पता चल जाता है। वो बोलती है साले इधर तेरा कान लेके आ, और उसके कान ही नोच डालती है बुढ़िया भी। अब जो ये दूसरी समुराई की टोली होती है ना, उसे एक आदमी मिलता है झाड़ियों के बीच में, जिसे वो देखते हैं जो कि इनका ही आदमी होता है, जो कि अभी टपक चुका होता है, और वो समझ जाते हैं कि ये सारा काम ताकीज़ो का है। तो वो बोलते हैं वो हरामजादा ताकीज़ो भी आसपास ही होगा, और उन्हें एक और समुराई मिलता है अभी, जिसकी भी हालत खराब होती है। दूसरी तरफ ये जो औरत होती है ना, ये लड़की जो भी है, ये अभी ऐसे ही जारी होती है, लेकिन तभी उसके सामने ताकीज़ो आता है और बोलता है ओसू। लेकिन ताकीज़ो इतना खतरनाक दिख रहा होता है कि ओसू की के हाथ में आ जाती है और वो चिल्ला देती है, ओहो साले तू कौन है। अब ओसू के चिल्लाने से क्या होता है, जो समुराई दूसरी साइड में होते हैं वो दौड़ के इधर आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम सही हो क्या लड़की, और दूसरी तरफ वो हमारे ताकीज़ो को ढूंढने लगते हैं। लेकिन ताकीज़ो भी यहाँ पर हवा की तरह गायब हो जाता है, और अभी इस ओसू को समझ में आ जाता है ये तो ताकीज़ो था। खैर यहाँ से हमें सीन दिखाया जाता है इन समुराई जो कि ताकीज़ो को पकड़ने के लिए आए होते हैं, इनके बॉस ये जो भी है इसका। खैर जो लोग अभी ताकीज़ो को पकड़ने के लिए आए होते हैं, साथ ही में ये बुढ़िया आई होती है, ये इसे रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि ताकीज़ो एक ऐसा बंदा है जो इन्हीं पहाड़ों में पला बड़ा है, इसे पकड़ना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है इन पहाड़ों के अंदर। वो एक बिस्ट है, बिस्ट। और आगे ये बुढ़िया बोलती है एक बार अगर एक बिस्ट को माउंटेन में छोड़ दिया जाए तो फिर तो वह इंसानों के हाथ कभी नहीं आने वाला। दूसरी तरफ ताकीज़ो अब एक पेड़ की छांव में बैठ के आराम से कुछ खाना चेप रहा होता है। लगता है भाई ने भूखे मरते हुए किसी जंगली जानवर को पकड़ के खा लिया। अब भाई साहब थोड़ी चैन की राहत तो लेते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, जिसे देख के वो चुप जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि इन लोगों के साथ विलेजर्स भी होते हैं, तो वो काफी ज्यादा शौक होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार गांव वाले इसका साथ क्यों दे रहे हैं, इन लोगों के साथ क्यों है ये गांव वाले। क्या होता है जब विलेजर्स थोड़े आगे निकल जाते हैं समुराई, तो एक बंदा पीछे रह जाता है, उसे हमारा तेंजो पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि दादी अम्मा को और ओत्सु को जाके ये बोलो कि अभी तक माताजी जिंदा है। लेकिन इस बंदे की फटके हाथ में आ गई होती, तो ये यहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन अभी ताकीज़ो उसे पकड़ लेता है और नीचे दबा देता है घास के अंदर। और वहीं वो इस आदमी से पूछता है कि आखिरकार गांव वाले इनका साथ क्यों दे रहे हैं, क्या इन्हें कोई ऑर्डर वगैरह दे रहा है क्या। अब माताजी ने इसका मुंह जो पकड़ के रखा होता है, तो ये कुछ बोल नहीं पाता। जब यहाँ से लोग चले जाते हैं तब वो इसका मुंह से हाथ हटाता है और बोलता है देख जाके दादी को और सभी को बोल दे कि अभी तक माताजी जिंदा है। और आगे वो ये भी बताने वाला होता है कि किसी औरत को उनके चक्कर में वो फंस गए, लेकिन वो ये चीज इसके सामने नहीं बताता, क्योंकि एट दी एंड माताजी उसका दोस्त है, तो वो ऐसी चीजें नहीं बताता और बोलता है कि जाके मियामोतो गांव के अंदर ये सभी को ये बता दो। अब ताकीज़ो इसके पिछवाड़े पे एक लात मार के इसको भगा देता है, लेकिन ये हरामजादा आगे जाके सबको बता देता है कि ताकीज़ो यहाँ पर है, ताकीज़ो यहाँ पर है, और सारे लोग इसकी तरफ दौड़ के आ रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक शॉकिंग चीज पता चलता है कि ये इस बुढ़िया का नाम ओसुकी है और ये है माताजी की मम्मी। हाँ, ये खुद को इंट्रोड्यूस कर रही होती है उस समुराई के हेड के सामने। और आगे वो ओसु को भी इस हेड के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलती है, लेकिन ओसु इतना कुछ कर नहीं पाती, तो वो उससे बोलती है अरे यार जेंटल रे बेटा, इनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर। तो ये कुछ बोल नहीं पा रही होती। तो अब ग्रैनी खुद अपना जलवा दिखाते हुए ओसु को रिवील करती है कि ये तो मेरी फियांसे है और मेरे बेटे की होने वाली पत्नी है। ये भी काफी ज्यादा हेट करती है ताकीज़ो को, और ये चीज वो ओसु को भी पूछती है, लेकिन ओसु कुछ बोल नहीं रही होती। अब ये सुन के तो भाई साहब दादी माँ का गुस्सा आ जाता है। वो बोलती तू नहीं करती ताकीज़ो को हेट, बता इनको तू नफरत करती है ताकीज़ो से। और ना चाहते हुए भी हम भी दादी माँ के कहने पे ओसु ये कहती है हाँ मैं उससे नफरत करती हूँ। दादी माँ हेड को ये भी बताती है कि इसका नाम ओसु है और ये एक अनाथ है जिसको दुनियादारी के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं, तो इसे माफ कर देना। खैर अभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ओसु की प्रार्थना कर रही होती है कि मेरा बच्चा माता से जिंदा हो। खैर उसके घर के बाहर कुछ आवाज आती है, वो बाहर जाती है तो वो देखती है ताकीज़ो और माताजी खड़े हैं। वो ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन अभी उसका सपना टूटता है। वो देखती है बस ताकीज़ो खड़ा है सामने। दूसरी तरफ अभी जो हेड होता है ना समुराई का, वो अभी दारू पी रहा होता है और उसके सामने होता है प्रीस्ट।
इवन तो अभी ओसु इन सभी को दारू वगैरह सर्व कर रही होती है। तो क्या होता है कि अभी प्रिस्ट बोलता है कि हमारे गेस्ट को अच्छे से दारू वगैरह सर्व करो। तो अभी एक हाथ से ओसु करती है, लेकिन प्रिस्ट बोलता है कितनी रूड हो तुम, एक हाथ से सही से करो। आगे जो ये हेड होता है ना समुराई का, ये बताता है कि यार माताजी तो मर गया होगा, वैसे भी वो बस एक बाले के साथ जो लड़ रहा था और इतना ताकतवर सोल्जर भी नहीं था। क्या होता है कि क्या इसका मन करता है हेड का, ये प्रिस्ट को बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम्हारा काम कुछ नहीं है अब यहाँ पर। खैर अभी हेड और हमारी ओसु बस अकेले होते हैं। तो ओसु से हेड भी बोलता है कि यार तुम्हें माताजी के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं, वो मर चुका होगा, आखिरकार एक बाले के साथ बंदा कितना ही लड़ लेगा। तो ओसु बोलती है ऐसा नहीं होगा, ताकिज़ू के साथ हमारा माताजी भी काफी ताकतवर था, भले ही ताकिज़ू थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उससे, लेकिन सेकंड नंबर पे माताजी ही आता है, मुझे नहीं लगता वो मरा होगा। लेकिन ये हेड बोलता है कि इस रात के बाद तुम उसके बारे में बोल ही जाओगी। तो क्या होता है कि ये साला ओसु के ऊपर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जो प्रिस्ट बाहर आया होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं कैसा प्रिस्ट हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये। लेकिन अंदर अभी ओसु भी भाई साहब कमबैक करती है, वो इस हेड को एक हेड में खतरनाक वाला मार के यहाँ से भाग जाती है रोते रोते। खैर अभी ओसु बाहर आई होती है तो प्रिस्ट उससे बोल रहा होता है ओसु मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन ओसु बाहर आके सोच रही होती क्या घटिया है, मैं माताजी का फेस क्यों नहीं रिमेम्बर कर पा रही हूँ। लेकिन प्रिस्ट उससे बोल रहा होता है कि यार ओसु मुझे माफ कर देना। लेकिन ओसु से बोलती साले बुड्ढे चुप रहे, मैं अभी माताजी का चेहरा याद कर रही हूँ, थोड़ा तो चुप नहीं रह सकता। लेकिन ओसु से बुड्ढा बोलता है कि तुम्हारे लिए कागज आया है डिलीवर होके, क्या तुम उसे पढ़ना चाहोगी। तो ओसु बोलती क्या मेरे लिए, लेकिन मेरे जैसे अनाथ के लिए कौन एक लेटर भेजेगा। दूसरी तरफ हमारा ताकिज़ू आया होता है बुड्ढी के पास और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन ये बुढ़िया भाई साहब कहने से पहले ही भाई साहब उसके ऊपर तलवार चलाने लगती है, मतलब छुरी, और बोलती है साली मैं खुद को मारने के बाद तुझे भी मार दूंगी। और यहाँ पर बुड्ढी फुल स्लेश मारने का ट्राई करती है माताजी के दोस्त ताकिज़ू को। लेकिन अभी ताकिज़ू उसे बोलता है बुढ़िया रुक जा, माताजी अभी तक जिंदा है, और इसके हाथ से वो तलवार भी छीन लेता है। और ताकिज़ू बोलता है कि यही चीज मैं यहाँ पर कहने के लिए आया था। अब ये सुन के तो माताजी की माँ ओसु की रुक जाती है। अब ओसु की हमारे ताकिज़ू से बोलती है तो झूठ तो नहीं बोल रहा, तो कसम खा ताकिज़ू हरामजादे। तो ताकिज़ू बोलता है अरे हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा ग्रैनी, सच में वो जिंदा है। और अभी ये सुन के ओसु की काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है साले तेरी वजह से मेरा बेटा वॉर के अंदर गया। लेकिन ताकिज़ू भी लाइक ये मेरी वजह से। अब ओसु के आगे ताकिज़ू से बोलते है कि तेरी वजह से वो वॉर के अंदर गया, लेकिन तू वापस आ गया, लेकिन वो क्यों नहीं आया, मुझे बता आखिरकार मेरा बेटा माताजी कहाँ पर है, हरामजादे ताकिज़ू बता मुझे। अब पहले तो ओसुकी की सारी बातें सुनता है ताकिज़ू, लास्ट में उसे बता देता है कि तेरा बेटा किसी और औरत के साथ रह रहा है किसी और शहर के अंदर। दूसरी तरफ ओसु अभी अपने लेटर को खोल के देखती है और सोच रही होती है कि आखिरकार मेरे को किसी ने लिखा है ये लेटर उसके द्वारा लिखा गया है जो कि माताजी के साथ रह रही है अभी। ओसु मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे बारे में ये सोच सोच के काफी ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में भूल जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम माताजी के बारे में भूल जाओ। और हाँ आगे ओकू का नाम भी लिखा होता है। तो ये सुन के तो भाई साहब ओसु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो एक पुतले की तरह अभी थम सी जाती है। भाई साहब ओसु यहाँ पे पागल सी हो जाती है, मतलब काफी ज्यादा रोने लगती है, खुद को काट वाट भी लेती है, बोल रही होती है उस हरामजादे माताजी का चेहरा अब मुझे याद आने लग गया। लेकिन ये ओको कौन है ओको, आखिरकार माताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ अभी ताकिज़ू आ जाता है ओसुकी के घर में, जहाँ वो बोलती है मुझे माफ करना, मैं खुद से कंट्रोल खो चुकी थी, लेकिन तुम इन कपड़ों को पहन सकते हो, मुझे माफ करना ताकिज़ू। वैसे ताकिज़ू अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम बात भी लेना चाहो तो तुम ले सकते हो। अभी क्या होता है कि बात ले रहा होता है हमारा ताकिज़ू से कि ग्रैनी पूछ रही होती क्या तुम्हारा पानी गर्म है या नहीं। तो ताकिज़ू कुछ बोल नहीं रहा होता। फिर आगे ग्रैनी ओसुकी उससे पूछती आखिर तेरा प्लान क्या है, अब यहाँ से तू कहाँ जाने वाला है। ताकिज़ू बोलता है कि मैं एक खतरनाक वाला स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी कंट्री में घूमूं और सारी कंट्री में घूम के ताकतवर लोगों को चैलेंज दूं और अपनी स्वॉर्डमैन स्किल को और ज्यादा बेहतरीन करूं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो ग्रैनी होती ना अभी ताकिज़ू को छोड़ के घर के बाहर आ जाती है, जहाँ ये समुराई लोगों को भी इसने शायद तक बुला लिया होता है, यानी कि बुढ़िया ने वापस से ताकिज़ू को उल्लू बना दिया और बोलती है कि साले मैं तेरे ऊपर कैसे भरोसा कर लो, तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, माताजी मर गया होगा, लेकिन मेरे बेटे का बदला मैं लूंगी। अभी ताकिज़ू को वो पागल बना के भाई साहब इन समुराई को उसके बारे में बता देते हैं कि वो अंदर है, उसे जाके मार दो। भले ही माताजी जिंदा हो, लेकिन तेरी वजह से उसने काफी दर्द झेला है, तो अकेला यहाँ पर आ गया, इस हरामजादे को खत्म कर दो सारे के सारे जाके। लेकिन भाई साहब अभी ताकिज़ू दरवाजे को लात मार के बाहर आ जाता है और बोलता है कि अच्छा ये एक
ट्रैप था। लेकिन बुढ़िया भी बोलती हाँ ये एक ट्रैप था, अगर तुम मर भी गया तो विलेज मयामतों को काफी ज्यादा फायदा होगा, तो इससे बढ़िया तुम मर ही जा, ज्यादा अपने आप को पुश मत करना। जैसा डीमन की इस गांव में कोई जगह नहीं, साले को मार दो। यहाँ पर एक समुराई उसके ऊपर अटैक तो करने वाला होता है, लेकिन भाई साहब ताकिज़ो उसे एक अटैक में ही जमीन में चिपका देता है, जिसे देख के इन दूसरे समुराई के भी फटके हाथ में आ जाते हैं। यहाँ पर ताकिज़ो इन समुराई और इन सभी से बोलता है कि अगर तुमने मेरे को मारने के बारे में सोचा है तो तुम ये बात ध्यान में रखना कि अब मैं भी तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी तरफ ओसु भाई साहब माताजी को गालियां वगैरह दे रही होती है, साले हरामजादे जर्क बास्टर्ड, तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे धोखा दिया माताजी। लेकिन भाई साहब ओसु तो भाई साहब पर्दे वर्दे में हाथ डाल के फाट रही होती है, अपने हाथों पे मार रही होती है। तो प्रिस्ट उसके पास आके बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्या था उस लेटर के अंदर, लेकिन प्रिस्ट को वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती है। तो प्रिस्ट बोलता है क्या ये हरामजादा किसी और औरत के साथ है, सारे के सारे मर्द ऐसे ही हो ओसु, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ पहले तो वो ओसु को दिलासा देता है, जहाँ ओसु थोड़ा मान भी जाती है, लेकिन बाद में भाई साहब ने तो घंटे वंटे बजाने लगती है जोर जोर से और बोल रही होती साले माताजी हरामजादे। एक प्यार में धोखा खाई हुई लड़की ने भाई साहब पूरे गांव को ही जगा दिया घंटे बजा बजा के। दूसरी तरफ भाई साहब नंगा ताकिज़ो अभी एक समुराई के बाले पे बाला मार के, मतलब उसका लकड़ी की तलवार मार के उसको काफी गंदा कूटता है, और जितने भी यहाँ पर समुराई होते हैं उनको काफी गंदा पीट रहा होता है। इवन ताकिज़ो एक घर में जा रहा होता है तो ये समुराई बोल रहे होते हैं घर के अंदर जाके हम इसे हरा देंगे, लेकिन भाई साहब ये घर के अंदर जाता है, कपड़े पहन के वापस आता है और इन सभी को बोलता है कि सालो मेरे रास्तों में मत आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ भाई साहब अभी बुढ़िया बोल रही होती है ताकिज़ो हरामजादे, लेकिन अभी ये जो हेड होता है वो बोलता है मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ शिनमेन ताकिज़ो, इस बंदे की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा तगड़ी है, ऐसा लग रहा है इसे किसी भी चीज का डर नहीं। जहाँ बैकग्राउंड में तो ताकिज़ो धुलाई कर रहा होता है धोबे पचाड़, लेकिन अभी ये हेड और बोलता है शिनमेन ताकिज़ो अपने बचाव के लिए दूसरों को मार रहा है, खुद के सर्वाइवर के लिए ये बंदा कुछ भी कर रहा है। दूसरी तरफ तो भाई साहब ताकिज़ो 1v8 1v9 कर रहा होता है, अकेले सारे बंदों को कूट रहा होता है। लेकिन ये जो अभी हेड होता है ना वो बोलता है लेकिन अभी मुझे एक चीज पता चली है कि इसकी एंड्योरेंस, भले ये काफी तगड़ा लड़ रहा है लेकिन इसकी एंड्योरेंस और इसका स्टेमिना जल्द ही जवाब देने वाले हैं। आगे ये हेड बोलता है कि मैं इस चीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब ये बंदे के चेहरे पे काफी ज्यादा डर होगा। लेकिन भाई साहब ताकिज़ो पलक झपकते ही इसके सामने ही आ जाता है, जिससे कि इस बंदे की फटके हाथ में आ जाती है। एक अटैक के अंदर इसको ही गंदा सा कूट देता है ताकिज़ो। हाँ आगे भाई साहब जो बंदे होते हैं ना समुराई वगैरह वो बोल रहे होते हैं ओ कैप्टन ओ तुम सही तो हो। अभी हमारा ताकिज़ो उसके के सामने आता है और बोलता है भरोसा काफी ज्यादा गंदी चीज होती है, मैंने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बेटे के ऊपर भी भरोसा किया लेकिन मुझे बस धोखा ही मिला, और अब मुझे लगने लगा है कि किसी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। तुम्हारे अंदर इसकी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि धोखा देना तो एक इंसान का नेचर है। अभी ओसुकी से वो बात ही कर रहा होता है लेकिन पीछे से कोई उसे बाला दे मारता है, इससे कि उसके हाथ के पीछे थोड़ा सा डैमेज तो पड़ा होता है, लेकिन भाई साहब अगले ही समय ताकिज़ो वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है। हाँ इन लोगों के पास तो भाई साहब लोहे की तलवार होती है, लेकिन ताकिज़ो के पास होती है एक लकड़ी की तलवार जिसके साथ वो इन सभी को गंदा सा कूट रहा होता है। अब ये समुराई की इतनी गंदी मार काट खा के तो ये बंदे बोलते हैं ये एक राक्षस है, ये एक राक्षस है, तेरे तू साले हरामजादे तेरे अंदर दिल वगैरह नहीं है क्या, लोगों को ऐसे मार रहा है जैसे तेरे मन में इंसानों की कोई कीमत ना हो। तो अभी ये बुढ़िया ओसुकी भी बोल रही हाँ तुमने सही किया, ये हरामजादा काफी ज्यादा खराब है। अब ये सुन के तो भाई साहब हमारा थोड़ा ताकिज़ो अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो ये बंदा क्या करता है कि उसकी तलवार पकड़ लेता है। ताकिज़ो उसे समझा रहा होता है भाई मुझे जाने दे यार, क्यों कर रहा है हरामजादा, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा होता, मतलब हिल नहीं रहा होता। तो भाई साहब ताकिज़ो अपनी तलवार को लेके इसके पहले तो छाती में घुसाता है, फिर इसके नीचे वाले पार्ट में इसका सर पकड़ के भाई साहब समुराई का जमीन में पटक देता है। अब ये लोग वापस से इसे डीमन बोलने लगते हैं, तो ये अभी बोलता है ताकिज़ो अच्छा डीमन, ये नाम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इतना बोलते ही एक ही झटके में इन लोगों के बीच में से भाई साहब वो अपनी लकड़ी का फट्टा निकाल के पेल के चला जाता है, और अभी कुछ लोग इसके पीछे दौड़ रहे होते हैं और ताकिज़ो यहाँ से थक हार के भागने लगता है। और भाई साहब ताकिज़ो इस अंधेरी रात में काफी तेज भागता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक जाल के रास्ते में आके नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आके बोलता है क्या ये एक हिरण है या एक जंगली सुअर? ओ नहीं आखिरकार क्या गिरा है अंदर? ओ इसका तो एक छोटा सा दिल भी है। ये चीज हमारे ताकिज़ो को देख के उसने बोली होती है। खैर ताकिज़ो इससे पूछता है कि साले हरामजादे तू है कौन? तो अभी ये मोंक जो भी होता है ये बोलता है कि तुझे मेरा नाम जान के क्या मिलेगा, एक राक्षस। खैर अभी ये जो समुराई लोग होते हैं वो भी यहाँ पर आने वाले होते हैं, लेकिन तभी ये जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है क्या तुझे यहाँ से भागना नहीं है? लेकिन ताकिज़ो से बोलता है क्या तू एक मोंक है? अगर तू एक मोंक भी हुआ फिर भी मैं तुझे मार दूंगा। ये बोलता है
ओह अच्छा, मजाक करता है क्या? अगर मैंने तुझे छूने का प्रयास किया तो तू मुझे काट देगा। तो हमेशा लोगों से दूर रहता है, तो हमेशा लोगों से अपनी डिस्टेंस बनाए रखता है। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि तुझे लोगों से नफरत है या लोगों से तू डरता है। और हाँ, मैं जानता हूँ तू इस विलेज का सबसे कमजोर आदमी है, लेकिन ताकि जो भी सोच रहा होता है कि ये मोंक आखिर का कहना क्या चाहता है। खैर हमें पता चलता है इस मोंक का नाम तेकवान है। अब क्या होता है कि यहाँ पर काफी लोग आ चुके होते हैं, इवन तो ओसु की भी। तो क्या होता है कि ताकिज़ो इन लोगों को देख के वापस से निकल जाता है, चुप जाता है। लेकिन जब तेकवान के पास ये लोग आगे पूछते हैं कि तेकवान तुमने ताकिज़ो को देखा, लेकिन ये मना कर देता है और बोलता है कि वो तो उस रास्ते भाग गया, मतलब उनको गलत डायरेक्शन बता दिया होता है। अब यहाँ से ये लोग तो निकल गए होते हैं, लेकिन ताकवान से हमारा ताकिज़ो बोलता है कि देख तू मेरी मदद मत कर, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी मदद करे और ना मैं तेरा कोई आभारी हूँ कि ये हरामजादे मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये सुन के तो तेकवान को क्या होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ताकिज़ो यहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब अभी सही जगह बता देता है। और भाई साहब ये हरामजादा हंसने लगता है, क्या बता इसको क्या मजा आ रहा है। मैं यहाँ ये दिखाया जाता है कि वॉर की वजह से बता यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इवन तो सोल्जर्स को भी बेम्बू स्टिक के साथ लड़ना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ताकिज़ो का जो संभालने वाला, मतलब उसको पकड़ने वाला काम है अभी तक चल रहा है। दूसरी तरफ कैप्टन एआओ को अभी पी रहा होता है दारू और बोल रहा होता है कि साला हरामजादा, मुझे जल्दी से उसे पकड़ना होगा वरना तो मुझे सुप्पू को करना पड़ेगा। मतलब जापानीज स्टाइल में सुसाइड वगैरह नहीं करते, खुद को मारने वाला। हरामजादे की वजह से अभी तक मेरा कंधार दुख रहा है, उस कुत्ते को जल्दी से पकड़ लो। ओसु, ओसु तुम कहाँ पर हो? ओसु यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे बिना ये दारू बढ़िया नहीं लगती। लेकिन ये प्रीस्ट आके उसके पास आके बोलता है कि देखो सर, आप इतना चिल्लाओ मत वरना आपकी इंजरी वापस से सही नहीं होगी। मैं ओसु को ढूंढ के लाता हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो, उसे फटाफट से ढूंढ के लाओ। दूसरी तरफ अभी ओसु एक जगह पे बैठ के रो रही होती है, जहाँ उसके पास आता है तेकवान और ओसु को वो आके बोलता है कि देखो ओसु, तुम्हें वो लोग ढूंढ रहे हैं, चलो मेरे साथ। लेकिन वो रोते रोते बोलती है कि तेकवान मैं नहीं आ रही, वो साला बुढ़ा समुराई मुझे काफी ज्यादा खराब लगता है, वो बस पीता है और बैठा रहता है, उससे तो ताकिज़ो भी नहीं पकड़ा जा रहा। अभी तेकवान और हमारी ओसु हेड के घर के पास आ रही होती है और सारे लोग उसे वेलकम कर रहे होते हैं। और तेकवान ओसु से ये भी पूछता है क्या तुम और माताची और ये तीनों ही दोस्त थे क्या? हाँ हम बचपन के दोस्त थे, माताची हरामजादा भी था, उस हरामजादे माताची ने मुझे धोखा दिया। क्या होता है कि तेकवान आता है अभी हेड के सामने और उसे आते ही बोल देता है हरामजादे तू अभी तक दारू पीता है, बस तेरे से तो ताकिज़ो भी नहीं पकड़ा जाता। और भाई साहब ये सुन के तो बाहर के जो लोग होते हैं ना वो काफी हंस रहे होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं ना यहाँ के। फिर आगे इस हेड से ताकवान बोलता है साले कितने आदमी लग चुके हैं तुझे, 100 लोग भी एक बंदे को नहीं पकड़ पाए। और भाई साहब ओसु तो काफी ज्यादा शौक होती है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। तो उसी तरफ भाई साहब इस हेड को गुस्सा आ जाता है, ये अपनी तलवार को लेके ओरा फार्मिंग कर रहा होता है। और अभी हेड ताकवान को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी तेकवान उससे बोलता है हराम से तेरे जैसा घटिया आदमी मुझे कभी भी नहीं मार पाएगा। दूसरी तरफ ताकिज़ो काफी ज्यादा थक चुका होता है दौड़ तोड़ के और वो सोच रहा होता है ओह मुझे कुछ खाना चाहिए। लेकिन भाई साहब अभी भी लोग उसके पीछे होते हैं तो वो चुप जाता है और बोल रहा होता है कि साले हराम तो तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। खैर अभी ये जो लोग आए होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं कि वो साला एक राक्षस है, उसकी आंखों में काफी ज्यादा गड़बड़ है, ताकिज़ो हरामजादा एक राक्षस है राक्षस। और ये सेम चीज उसे तेकवान ने भी बोली होती। ताकिज़ो इन सारी चीजों को देख के मन में सोचता है कि मैं तो बस यहाँ पर ओसु को ये बताने आया था कि माताजी जिंदा है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन एकदम से ताकिज़ो को कुछ महसूस होता है और वो एकदम से पीछे मुड़ के गिर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पेड़ से एक बंदा उसके ऊपर गिरता है, जहाँ वो तलवार तो उसके ऊपर मारता है, लेकिन ताकिज़ो उसे डोज कर लेता है। और इस बंदे से ताकिज़ो पूछता है कि आखिरकार तू है कौन, तू तो अभी मेन हंट का पार्ट भी नहीं है, तू कोई और है। तो भाई साहब अभी ये बंदा बोलता है ओह लगता है तेरे पीछे सारे के सारे लोग पड़े हैं, लेकिन टेंशन ना ले, मैं लोगों को परेशान नहीं करूंगा, मैं तुझे मारने वाला हूँ क्योंकि मैं हूँ सूजी काजे कोहे। जिसने मेरा पहले वाला पार्ट देखा है उन्हें पता होगा कि ये सूजी काजे कोहे कौन है। अभी कोहे उसके ऊपर बैठा होता है, साथ में घूसे बजा रहा होता है। अब वो ताकिज़ो से पूछता है ओह तो तू है जिसने मेरे भाई तेनमा को मारा था। लेकिन यहाँ पर ताकिज़ो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो पास में पड़े हुए एक लकड़ी के टुकड़े को भाई साहब इस कोहे के पैर में घुसा देता है। ये देख के तो भाई साहब कोहे पीछे दौड़ के भाग जाता है, लेकिन उसने कोई टुकड़े उसके ऊपर दे मारे होते ताकिज़ो को, तो ताकिज़ो उन्हें जल्दी से निकालने लगता है। लेकिन कोहे उसे बोलता है कि टेंशन ना ले, ये कोई पॉइजन वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर ताकिज़ो कोहे से पूछता है ओह तो तू अपना भाई का बदला लेने आया है, तो चल आजा बच्चे। लेकिन भाई साहब कोहे एक झटके में आता है, इसके हाथ पे कट मार के वापस से दूर चला जाता है। अब आगे कोहे ताकिज़ो से बोलता है तू इतना ज्यादा पुश मत कर खुद को, तेरे जैसे आदमी की मौत पे कोई नहीं रोने वाला,
ना कोई दुख जताने वाला है। तेरा अंत भी उन लोगों जैसा ही होगा जिनको तूने मारा था। और ताकिज़ो एक बात ध्यान में रखना, मैं अपना भाई का बदला लेने नहीं आया था, मैं उसे मारने वाला था, लेकिन तूने उसे मार दिया, तूने मेरा प्राइज मेरे से छीन लिया। तो अभी ताकिज़ो बोलता है अब मुझे समझ में आया भाइयों की राइवलरी, लेकिन मैं तुझे एक चीज बता दूं, मैंने इस दुनिया में जन्म लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना जीने वाला हूँ, लेकिन शायद 20 साल भी जी जाऊं या फिर ऐसा भी हो सकता है उससे पहले भी मर जाऊं। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, या तू मुझे मार दे आज या मैं तुझे मार दूं। को है मौत एक ऐसी चीज है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फिर यहाँ पर हमें एक मेटाफर भी दिखाया जा रहा होता है, एक मकड़ी का और उसके शिकार का। कैसे एक मकड़ी अपने शिकार का इंतजार करती है अपने जाले के अंदर। अब क्या होता है, कोहे को पता चल जाता है कि ये साला अटैक करने वाला होता है, वो पीछे हटेगा, लेकिन क्या होता है ताकि उसके पास आता है और उसके ऊपर एक अटैक मारता है, जहाँ वो डोज तो कर लेता है कोहे, लेकिन उसके सर के ऊपर जो पट्टी होती है वो कट जाती है। भाई साहब साथ ही में उसके सर से खून भी आने लग जाता है, यानी कि ताकिज़ो ने जो हमला मारा है वो कोहे को लगा होता है। लेकिन इन दोनों को लड़ते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और बोल देते हैं ओ ताकिज़ो वहाँ पर लड़ रहा है, लगता है ताकिज़ो इंजर भी है। अब ताकिज़ो को यहाँ पर काफी लोग देख लेते हैं और यहाँ पर आ रहे होते तो कोहे भाई साहब एक झटके में जेनित्सु की तरह पेड़ पे चढ़ जाता है और अभी सारे के सारे समुराई ताकिज़ो को घेर लेते हैं और बोलते हैं ताकिज़ो हरामजादे तू यहाँ पर है, हम तुझे मार देंगे। लेकिन ताकिज़ो अपने गाँव को देखता है और बोलता है ने इस दुनिया में जन्म लिया, लेकिन मेरा पर्पस क्या था, मैं 17 साल जी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग मुझे मार पाएंगे। और ताकिज़ो भाई साहब इनको लकड़ी की तलवार के साथ ही गंदा कूट रहा होता है। अभी ताकिज़ो ने लकड़ी की डंडी के साथ मतलब लकड़ी की तलवार के साथ गंदी हालत कर दी होती है इन समुराई की, लेकिन भाई साहब उसके हाथ में एक लोहे की तलवार भी लग जाती है। और अभी हमें यहाँ पर फिर से एक मेटाफर दिखाया जाता है कि कैसे एक मकड़ी के जाल में सारे के सारे जानवर फंस चुके हैं। ताकिज़ो ने यहाँ पर सारे लोगों को सुला दिया होता है, मतलब भाई साहब उसको भी काफी ज्यादा लगी होती है, तो वो खुद की पट्टी वगैरह भी कर रहा होता है। अब ताकिज़ो मन में सोच रहा होता है क्या आने वाले समय पे मेरी कोई जगह भी है। मेरे से सभी लोग नफरत करते हैं, मुझे मारना चाहते हैं और हो सकता है एक समय पे आके मुझे कोई ना कोई मार ही देगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं मारता रहूंगा, बस मारता रहूंगा। और जिन लोगों को अभी ताकिज़ो ने मारा होता है उन्हें कौवे भी आके खाने लगते हैं। फिर हमें अभी हेड के घर का सीन या फिर उसके अड्डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओसु और तेकवान भी बैठे होते हैं। हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो तेकवान से बोलते हैं हरामजादे अगर तूने एक बार और बोला तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन तेकवान उसे बोलता है ओह तो चाहता है कि मैं एक बार फिर से बोलूं, या तू चाहता है मैं धीरे धीरे बोलूं, तो हाँ तू एक साला एक सी बनता है, तेरे से एक बच्चा नहीं पकड़ा गया, तेरी वजह से आज तो विलेजर्स ने तो काम ही करना बंद कर दिया खेतों में। मैं नहीं चाहता कि तेरे जैसे बंदों को ताकिज़ो को जिंदा भी छोड़ना चाहिए था। ये हेड थोड़ा और रेजबेज हो जाता है और वापस से बुड्ढे को बोलता है कि साले तू एक बार फिर से बोल। तो तेकवान भी उससे बोलता है ओह तो चाहता है कि मैं धीरे धीरे बोलूं, तो सुन साले तू एक नंबर का निकम्बा है और तेरी वजह से साले विलेजर्स का भी लोग मर चुके हैं, क्योंकि तू ताकिज़ो को अभी भी पकड़ना चाहता है। उस हरामजादे की वजह से काफी लोग मर रहे हैं और विलेजर्स बेचारे परेशान हैं, उनको ना तो कोई सिक्योरिटी वगैरह मिल रही है। लेकिन तभी ओसु उसका चेहरा बंद करवा देती है ताकवान का और बोलती है ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, आपको इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आज थोड़ी सी ये ऐसी ही हरकतें कर रहे थे सुबह से, लेकिन हाँ इनकी बातों में सच तो है। अब ये हेड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये बोलता है अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। इन तेकवान के मन में क्या आता है, वो बोलता है ओसु मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए हमारे ताकिज़ो को पकड़ने के लिए। हेड बोलता है ये औरत है, ये कैसे जाएगी उसे पकड़ने के लिए। लेकिन तभी ताकवान बोलता है अरे यार भले ही औरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं पाएगी, ये पकड़ सकती है उसे। ऐसे भी हरामजादे तेरे से तो बढ़िया ही है, क्योंकि अगर तू पूरे दिन बस ओसु ओसु चिल्लाता रहेगा तो इसे भी बुरा लगता है यार तेरे जैसे हरामजादे के पास रहने से। अब ये सुन के तो भाई साहब अब इस हेड का पारा ही और ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन तेकवान उससे बोलता है कि साले तू तलवार कब चलाने वाला है, कब से बस खड़ा हुआ है। अब ये बंदा तेकवान के ऊपर तलवार तो चलाता है, लेकिन भाई साहब तेकवान शायद तक उसे डोज कर लेता है, क्योंकि ये तलवार लगी होती है फर्श के ऊपर। और अभी तेकवान काफी ज्यादा हंस रहा होता है और बोल रहा होता है तेरी पिछवाड़ा देख। फिर यहाँ पर प्रिस्ट आके तेकवान सर को बोलता है तेकवान सर अब आपको शांत होना चाहिए। लेकिन ये सुन के भाई साहब अभी ये हेड काफी ज्यादा शौक होता है, वो बोलता है क्या इसने अभी इसको तेकवान बुलाया है। अभी हेड सोच रहा होता है तेकवान शो हो, ये तो इकिदेमा तेरुसुमा के
क्लोज फ्रेंड है। मतलब तेगवान भाई साहब एक राजा के दोस्त हैं। खैर तेगवान आगे हमारे इस बंदे यानी कि हेड से बोलते हैं कि हरामजादे तेरी वजह से काफी लोगों के जॉब वगैरह छूट गई और तू तो साले एक चोर है, बस एक टैक्स वाला जो कि चोरी वगैरह करता है, पूरे दिन बस पैसा खाता है और तुझसे तो वो अभी तक ताकिज़ू भी नहीं पकड़ा गया। ये सुन के तो भाई साहब इस हेड को भी अभी हमारे तेगवान के सामने सर झुकाना पड़ता है। अब क्या होता है कि तेगवान हमारे ओसू से पूछता है क्या तुझे डर लगता है क्या ताकिज़ू से, तो पकड़ पाएगी ना उसे। और ओसू भी लाइक हाँ पकड़ लूंगी। लेकिन यहाँ पर हमें ताकिज़ू का एक स्माइल करता हुआ चेहरा दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ में एक सांप होता है। खैर ये एक छोटा ताकिज़ू है। अब ओसू की अपने घर पे होती है जहाँ पर वो बोल रही होती है क्या उन लोगों ने ये कहा कि हमें ताकिज़ू को नहीं पकड़ना, लेकिन हम तो काफी ज्यादा करीब आ चुके थे ना उस ताकिज़ू को पकड़ने के लिए। लेकिन जो हॉबिटन फैमिली के और मेंबर्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि देखो अभी तेगवान ने प्रॉमिस किया है कि ओसू के साथ मिलके वो 3 दिन के अंदर ताकिज़ू को पकड़ लेगी। ये सुन के तो ओसू की काफी ज्यादा खुश होती है, क्या फाइनली अभी 3 दिन के अंदर ताकिज़ू को पकड़ लिया जाएगा। अगर तेगवान और ये नहीं पकड़ पाते तो तेगवान खुद को रिजाइन कर देगा। लेकिन अभी ओसू की सोच रही होती है क्या ये क्या बकवास है, मेरी ओसू और वो तेगवान दोनों मिलके पकड़ने वाले हैं। अभी क्या होता है दूसरी तरफ तो हमारी ओसू और तेगवान दोनों ही जंगल में ताकिज़ू को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी इनको एक लाश देखती है जिसको देख के ये दोनों प्रार्थना करते हैं और बेचारी ओसू बोल रही होती है कि ताकिज़ू को माफ कर देना भगवान। दोनों ही प्रार्थना करते हैं। बाद में ये दोनों ही जंगल के अंदर खाना वगैरह बनाने लगते हैं। अब क्या होता है कि ओसू कुछ लेके आती है मशरूम वगैरह जिसको देख के भाई मोंक भी खुश होता है, क्या बढ़िया काम किया है। मेरी रात बहुत ज्यादा हो गई होती है तो अब ये दोनों खाना खाने लगते हैं। लेकिन भाई साहब इनके जो धुआं हो रहा होता है ना खुशबू वगैरह, उसको देख के भाई साहब ताकिज़ू देख रहा होता है कि भाई साहब कोई खाना वगैरह बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभी मोंक को कुछ पता चलता है। वो ओसू से पूछता है आखिरकार मुझे बताओ तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है ओसू। तो ओसू रोने लगती है। मोंक को भी यार सारी चीजें बता देती है। तो ओसू अभी रोते रोते बोलती है कि साला माता जी एक हरामजादा था। एक बार भी उसे बोलता है कि देखो यार शादी से पहले ये हो गया, ये भी एक बढ़िया चीज थी, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हें माता जी के अंदर क्या बढ़िया लगता था। जहाँ पहले तो हमारी ओसू थोड़ी शांत रहती है लेकिन फिर बताती है कि जब हम बच्चे थे तब से ही साला ये ताकिज़ू है ना वो अकेला ही रहता था, हमेशा पहाड़ों के ऊपर रहता था। अब यहाँ पर ओसू एक किस्सा भी सुनाती है कि जब ताकिज़ू बस 13 साल का था तब हमारे गांव में एक आदमी आया जिसका नाम था अरीमा की है, एक वर्दी अपोनेंट के लिए आया था। यहाँ काफी गांव वाले इकट्ठा होते हैं लेकिन तभी एक बच्चा उसके सामने आता है और ये होता है 13 साल का ताकिज़ू। वो उसके सामने आके बोलता है कि मैं तो सबसे ताकतवर हूँ, मेरा नाम है ताकिज़ू। और भाई साहब ताकिज़ू उसे बस एक लकड़ी के तलवार के साथ हरा देता है, उसे काफी गंदा कूटता है और लास्ट में तो भाई साहब उसका शायद गला ही उड़ा दिया होता है। इस इंसिडेंट के बाद तो काफी लोग उससे नफरत करने लगते हैं, बोलते साला ये तो कोई राक्षस वगैरह है। और तेगवान भी ये बोलता है कि हाँ ऐसा तो होने ही होगा क्योंकि लोग उससे डरते जो होंगे। लेकिन ओसू उसे बताती है कि लेकिन फिर भी माताजी हमेशा उसका दोस्त रहा, उसके हमेशा साथ ही रहता था। यहाँ ओसू वापस से रोने लगती है और बोलती है हाँ यही चीज है कि मुझे माताजी पसंद था। और आगे तेगवान उससे पूछता है क्या तुम भी ताकिज़ू से नहीं डरती हो क्या। लेकिन वो बोलती है हाँ यार ऑफकोर्स नहीं डरती मैं। लेकिन तेगवान उससे बोलता है कि एक बात सुनो, ये तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तुम माताजी को पसंद करती थी क्योंकि वो ताकिज़ू का दोस्त था। खैर तेगवान और ज्यादा बोलता है कि उसको तुम्हें और ज्यादा खाने की जरूरत है, तुम्हें शर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं यार, हम वैसे भी जंगल के अंदर है और अगर तुम्हें भूख लग रही हो तो तुम खा सकती हो। दोनों ही हंसने लगते हैं। लेकिन तेगवान जंगल की तरफ मुंह मोड़ के बोलता है क्या ये सच बात है ना ताकिज़ू। और यहाँ ताकिज़ू भी आ चुका होता है। अभी तेगवान उससे पूछता है ओह देखो तुम काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो, लगता है तुम आराम से खड़े भी नहीं रह पा रहे होंगे। और सच में यार इस बंदे को धुंधला धुंधला सा दिख रहा होता है सब कुछ। ये ओसू ओसू बोलने तो वाला होता है लेकिन ये बोल भी नहीं पा रहा होता। तो तेगवान उससे बोलता है कि साले तू बोल भी नहीं पा रहा। लेकिन आगे तेगवान उसे बोलता है कि टेंशन ना लो, हम दोनों बस तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। ये सुन के तो भाई साहब अभी तक ताकिज़ू वापस से रेडी हो जाता है जहाँ उससे फ्लैशबैक आ रहे होते कि कितने लोगों को वो मार चुका है। लेकिन वो ओसू की तरफ देखता है जो कि उसके सामने खड़ी होती है और वो सोच रहा होता है क्या ओसू भी मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आई है, वो बस दूसरों की तरह ही है क्या। लेकिन ओसू यहाँ पर रोने लगती है और बोलती है कि ओ को कौन है ताकिज़ू। में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ओसू छोटी थी ना तब भी वो ऐसे ही रोती थी। फिर अभी ओसू गले आके लग जाती है ताकिज़ू को और काफी ज्यादा रोने लगती है। रोते रोते बोलती है कि माताजी हरामजादे ने मुझे वो लेटर लिखा था, मैं पहले भी एक अनाथ थी और वापस से मुझे किसी ने छोड़ दिया। ये सुन के ताकिज़ू के हाथ में जो डंडा होता है वो भी वो उसे छोड़ देता है। अब ये चीज तेगवान को भी पता है, वो साइड में जाके बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि हाँ मैं सही था, बस ओसू ही एक ऐसी लड़की थी जो कि जिंदा पकड़ सकती है ताकिज़ू को, वरना कोई भी इस बंदे को नहीं पकड़ पाता। हाँ वो उठता है और अभी सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा थक चुका है, लेकिन मैं काफी ज्यादा शौक हूँ कि ओसू ताकिज़ू से बिल्कुल भी नहीं डरती। लेकिन भाई साहब ताकिज़ू खड़ा खड़ा ही बेहोश हो जाता है और वो इन दोनों को पकड़ के बोलता है कि ओसू
तुम कामयाब होगी ताकिज़ू को जिंदा पकड़ने के लिए, लेकिन ये बेहोश हो चुका है। खैर तेकवान ने उसे बांध के गांव में लेके आ गया होता है, लेकिन काफी लोग सोच रहे होते हैं ओ ये तो ताकिज़ू है, हरामजादा डीमन, और काफी लोग उसे मारते भी है डंडे से। लेकिन जब ताकिज़ू की आंख खुलती है तब वो एक पेड़ पे बंधा होता है बहुत ही ऊपर, लेकिन वो सोच रहा होता है कि साले मोंक ने मुझे क्यों नहीं मारा। वो बोल रहा होता है जो मोंक नीचे खड़ा होता है कि साले इधर आओ मुझे मार दे, लेकिन अभी मोंक उससे बोलता है ओह तो अभी तक जिंदा है। लेकिन यहाँ से मोंक चला जाता है, जिसे देख के भाई साहब वो पूछ रहा होता है कि भाई ये ह्यूमिलेशन वगैरह क्यों कर रहा है, मुझे मार देना अगर तुझे मुझे मारना ही है तो। इस तरफ जो कौवे होते हैं ना वो भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो वो उससे भी बोलता है कि साले अगर तुम्हें मुझे खाना है तो मुझे भी खा लो। कि बेचारा ताकिज़ू खड़ा खड़ा मतलब पेड़ पे लटका लटका सोच रहा होता है कि यार मुझे हमेशा से इस चीज को फेस करना ही था। मोंक घर के अंदर आता है, लेकिन ओसु वापस बाहर जाने के लिए तैयार होती है ताकिज़ू से मिलने के लिए, लेकिन उसे मोंक रोकता है और बोलता है कि देखो सुनो, अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम ताकिज़ू को नहीं देख पाओगी। लेकिन ओसु सोच रही होती कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उसे धोखा दिया है, लेकिन मोंक उसे बोलता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमारा ताकिज़ू तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। खैर ये बुढ़िया आती है ओसु की और अभी पेड़ की तरफ देख के बोल रही होती है ओह काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। काफी ज्यादा उस्तुक हूँ कि तू कैसे वहाँ पर ही खड़े खड़े मरने वाला है। रामजादे तेरी वजह से मेरी होनीडियन फैमिली आगे नहीं बढ़ी पाएगी, उसका ना कोई वारिस मिलेगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि तूने क्या ही स्टोरी बनाई कि वो किसी और औरत के साथ रह रहा है, लेकिन अब तुझे काफी ज्यादा सफर करके मरना पड़ेगा। साले ठंड आने वाली है, तुम मर जाएगा वैसे भी। खैर दूसरे दिन भी ये बुढ़िया आती है हमारे ताकिज़ू को खरी खोटी सुनाने के लिए, लेकिन क्या होता है ताकिज़ू ऊपर से सूसू कर देता है जिससे कि बुढ़िया के मुंह में गिर जाता है और ये साली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इवन तो ताकिज़ू को और पत्थर वगैरह भी मारने लगती है और ताकिज़ू भी सोच रहा होता है कि अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मुझे मार सकता है और फिर बुढ़िया यहाँ से चुपचाप निकल जा। खैर मोंक भी थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, वापस चला जाता है अंदर। खैर रात का समय होता है और ताकिज़ू सोच रहा होता है कि मेरी ऐसी हालत कैसे हुई। जहाँ उसे तेकवान की वही बात याद आती है कि तू सबसे कमजोर आदमी है गाँव का, लेकिन वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, बस ताकतवर बनना चाहता था, बहुत ज्यादा ताकतवर। उसे उसी बात का याद आता है जब उसके बाप ने बोला था कि वो तेरी माँ नहीं है अब। लेकिन छोटा ताकिज़ू बिल्कुल भी नहीं मानता, वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि भाई साहब उसकी माँ के पास में तो एक छोटा बच्चा है और उसकी माँ पहले तो उसे बोलती है ओ ताकिज़ू तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, खैर बेटा तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारे पापा काफी ज्यादा नाराज होंगे। अब यहाँ से ताकिज़ू निकल जाता है, एक पहाड़ की चोटी पे जाता है और मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा ताकतवर बनना है, इतना ताकतवर कि मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, कभी ना हारने वाला एक ऐसा सूरज बनूंगा जिसे कोई भी ना हरा पाएगा, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। दूसरी तरफ मोंग अभी अपने घर में बैठा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके पास ओसु आती है, यानी ताकिज़ू जहाँ पर बंधा होता है ना वहाँ पर ओसु आती है एक डंडा लेके, जहाँ उसके हाथ में चावल भी होते हैं। चावल को डंडे में लगा के वो ताकिज़ू को खाना खिलाने का ट्राई तो करती है, लेकिन भाई साहब ताकिज़ू को वो खाना तो नहीं खिला पाती, उल्टा सर पे और 2-4 मार देती है। क्योंकि दूसरी तरफ अभी मोंक जाग गया होता है तो ओसु यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर मोंक वापस बाहर आता है नाइट में। अब तक ताकिज़ू काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, उसकी रस्सियां वसियां भी घिस चुकी होती है। वो बोल रहा होता है साले मोंक मुझे मार दे, तू क्या करना चाहता है। अब यहाँ ओसु की आती है वापस सुबह और बोलती है साले हरामजादे तू अभी तक मरा नहीं। मैं अपने डॉटर इन लॉ को देखने जाती हूँ। ओसु बेटा ओसु कहाँ पर हो तुम। यहाँ ओसु को वो लेने तो जाती है, लेकिन ओसु उसे रिफ्यूज कर देती है। यहाँ बुढ़िया उसे बोलती है देख बेटा तुम मेरे साथ चल सकती है, यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। खैर आगे बुढ़िया और बोलती है देख मैं तुझे ऑफर दे रही हूँ होपीडन फैमिली का मेंबर बनने का। देख यार तू एक अबंडेंट चाइल्ड है, लेकिन तेरा पास टाइम है अभी मेरी फैमिली का मेंबर बनने का। अब ये सुन के तेकवान बोलता है जो कि पास में बैठा होता है देखो यार वो तो माती जी से अभी तक शादी नहीं की, तुम कैसे इसे लेके जा सकती हो। सुन के बुढ़िया बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, माताजी वापस आएगा और इससे शादी करेगा। बुढ़िया वापस से खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे वापस बार बार बुलवा मत, चुपचाप होनीडन फैमिली को ज्वाइन कर ले। लेकिन भाई साहब अभी ओसु बोल देती है कि मैं रिफ्यूज कर देती हूँ, मुझे नहीं आना आपके साथ, आपने जो भी मेरे साथ किया है वो काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन यार मैं एक ऐसे बंदे के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरे को धोखा दिया ना, मैं उसकी फैमिली का पार्ट बनना चाहती हूँ। इस तरफ ताकि जो भी ये सारी चीजें सुन रहा होता है तो वो बोल रहा होता है हाँ तुमने सही किया ओसु। लेकिन बुढ़िया को अपने बेटे की बात सुन के भाई साहब काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो मारने लगती है ओसु को और बोलती है साली हरामजादी तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को वैसा बोलने की, तुझे ये सारी चीजों का चुकाना पड़ेगा कर्ज सारी ओसु, तुझे मैं बता के रहूंगी। लेकिन भाई साहब दूसरी तरफ मोंक जब बाहर आता है ना रात में, तब हमारा ताकिज़ू काफी जोर जोर से हिलने लगता है और बोलता है कि साले हरामजादे मुझे मार दे मोंक, तू क्या करना चाहता है। लेकिन मोंक उसे बोलता है ओह तेरे अंदर अभी तक स्ट्रेंथ बची हुई है, लेकिन तुझे अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखना चाहिए वरना तुम मर जाएगा साले। खैर अभी यहाँ से मोंक वापस से चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई और आता है, यानी कि ओसु वापस से खाना लेके। लेकिन भाई साहब वो ट्राई तो करती है फिर भी खाना
खाना नहीं खिला पाती और तो ताकिज़ो की आंख में खाना चिपका के चली जाती है। सुबह होती है और मोंक उसके पास आता है और बोलता है ये जितने भी सारे कौवे तेरे पास बैठे हैं वो सब यही चाहते हैं कि तू मर जाए, ऐसा बोल रहे हैं वो। और अगर तेरे मन में एक भी ख्याल है कि तुझे एक ऐसी महानता वाली मौत चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि इस ख्याल को तू अपने मन से पूरा ही निकाल दे, क्योंकि ये चीज कभी भी नहीं होने वाली। जिस तरीके से तू लोगों को मारता है, तू क्या सोचता है कि तू एक महानता वाली मौत डिजर्व करता है? इस दुनिया के अंदर हम पैदा हुए हैं, इस दुनिया के अंदर हम बड़े होते हैं, इस दुनिया के अंदर हम मरते हैं, किसी के बच्चे होते हैं, किसी की कोई और परवरिश होती है, किसी के पास पेट होता है, किसी के पास अच्छे रहने का घर होता है, पास कोई ना कोई तो वजह होती है। लेकिन तूने बस लोगों को इसलिए मारा क्योंकि तू खुद को बचाना चाहता था। अगर फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि तुझे एक हॉनरेबल डेथ चाहिए तो तू काफी गलत सोचता है। तेरी कभी भी एक महानता वाली मौत नहीं होगी। और भाई साहब यहाँ पर बारिश आने लग जाती तो मोंक बोलता है ओह देखो बारिश भी आने लग गई। देख रहा है ताकिज़ो, इवन तो स्वर्ग भी नहीं चाहता तो सूरज की तड़कती धूप में मरे। तुझे कभी भी कोई भी माफ नहीं करने वाला। फिर मोंक यहाँ से चले जाता है, लेकिन अभी ताकिज़ो के ऊपर जो बारिश का पानी पड़ रहा होता है ना वो उसे पीने लगता है। खैर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ताकिज़ो अपने बाप के सामने होता है और बोलता है कि तुझे ताकतवर बनना है तो चल तलवार उठा ले। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे मार पाएगा, अंदर मेरा खून है, ब्लड ऑफ शिनमेन मुनिसाई। ऑफ कोर्स तू काफी ज्यादा ताकतवर बनने वाला है, लेकिन तुझे मुझे दिखाना होगा कि तू कैसे मुझे मार पाएगा। क्या होता है कि ताकिज़ो का बाप उसके पास आता है और अपनी तलवार चलाता है जिससे कि ताकिज़ो के बाल तो कट जाते हैं लेकिन वो हिलता नहीं। ये देख के मुनिसाई बोलता है ओह तो तूने अपने अंदर डर को बसाया है, तूने डर तो दिखाया है लेकिन फिर भी तेरे अंदर हिम्मत काफी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि ताकिज़ो ने अब खड़े खड़े ही सूसू कर ली होती है। आगे मुनिसाई बोलता है तो इसलिए तुझे डीमन चाइल्ड बोला जाता है। खैर यहाँ ताकिज़ो रो रहा होता है पेड़ पे लटके लटके, लेकिन तभी यहाँ पर कोहे आता है और बोलता है ओह तो तू यहाँ पर लटका हुआ है इस शर्मनाक पेड़ के ऊपर। कोहे बोलता है ओ अच्छा तुझे सजा देने के लिए यहाँ पर बांध के रखा है तुम्हें लगता है यहाँ पर नर्क और स्वर्ग होता होगा। लेकिन सबसे फनी चीज ये है कि बारिश की वजह से जो तूने सूसू वगैरह किया है, 2 नंबर वगैरह किया है, वो सारे के सारे तेरे पैर पे चिपक चुके हैं। तू कितना घटिया दिख रहा है, दिन ब दिन तू और भी ज्यादा तेरी हालतें बिगड़ती जा रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तू जिंदा कैसे है। अब मुझे ये बता तुझे इतना ऊपर बांधने का भी कोई पर्पस वगैरह है क्या? अब क्या होता है कोहे उससे काट देता है, मतलब कोहे क्या करता है उसकी रेसियां वगैरह काट के ताकिज़ो को पेड़ से नीचे गिरा देता है। कोहे तैयार होता है ताकिज़ो का गला काटने के लिए एक शैतान की तरह, लेकिन तभी उसके पीछे कोई आता है जिसका ओरा उसे भी फील होता है। ये होता है मोंक तेकवान। अब तेकवान का ओरा देख के ही यहाँ से कोहे भाग जाता है, लेकिन अभी तेकवान की नजर होती है हमारे ताकिज़ो के ऊपर जो कि जमीन में पड़ा होता है। खैर अभी दूसरी तरफ हमारा कोहे पेड़ के पीछे छुप के बोल रहा होता है ये बंदा ये आखिरकार है कौन? एक मोंक, इसकी प्रेजेंस से ही मैं हार चुका हूँ। अब क्या होता है थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये बुढ़िया ओसुकी भी आती है, लेकिन वो देखती है आज यहाँ पर हमारा ताकिज़ो नहीं है, इसलिए वो फटाफट से तेकवान के घर पे दौड़ के जाती है और पूछती है ओ तो तेकवान तू कहाँ पर है साले? ओसु तू सही तो है? क्या उस हरामजादे ने कहीं मार तो नहीं दिया? कहाँ गए वो हरामजादे सारे के सारे? अब ये सारी चीजें देख के यहाँ पर आता है प्रीस्ट और बोलता है कि दादी माँ आखिरकार तुम कह क्या रही हो? साले मैं ये तुझसे पूछ रही हूँ कि ताकिज़ो आखिर कहाँ पर गया? तूने उसे छोड़ तो नहीं दिया? तो प्रीस्ट बोलता है कि ताकिज़ो मर चुका है। इतने दिनों तक रस्सियां सड़ चुकी थी और झटके से रस्सी टूटने की वजह से ताकिज़ो जमीन पे गिरा और उसका सर फूट गया। लेकिन ये बुढ़िया ओसुकी पूछती तो फिर उसकी बॉडी कहाँ पर गई? अब ये सुन के प्रीस्ट बोलता है कि वो तो हिमेजिमा केसल में गई है, उसकी बॉडी इकेदा तेरेसुमा के पास गई है, उसके केसल में है उसकी बॉडी। फिर बुढ़िया चालाक तो है ये बोलती है ओहो ये तेरी सारी की सारी स्क्रिप्ट है ना, तुझे तेकवान ने दी है। साले हरामजादे मुझे बता कहाँ पर है वो, मैं अंधी नहीं हूँ। तूने बोला रस्सी टूट गई, लेकिन मुझे नहीं लगता रस्सी को तोड़ा गया है, उसे काटा गया है। मुझे पता है तुम उसकी बॉडी मुझे नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ताकिज़ो जिंदा है। ओसु तू मुझे बता ताकिज़ो जिंदा है ना, तू भी इसके साथ मिली हुई है? दूसरे कमरे में ओसु भी ये सारी चीजों को सुन रही होती है। खैर यहाँ हमें सीन दिखाया जाता है तेकवान का, जो कि जंगल में हमारे ताकिज़ो को लेके जा रहा होता है और बोल रहा होता है ताकिज़ो तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा वजन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका दूंगा। तुम कैसा मरना चाहते हो? तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी मौत कैसी होगी, तुम्हें मौका दूंगा। खैर अभी तेकवान उसे पहाड़ की चोटी पे लाता है और बोलता है अब तुम्हारी जिंदगी का अंत कैसे होगा तुम डिसाइड करोगे। और ताकिज़ो तुम्हारे लिए जगह भी मैंने काफी बढ़िया से चुनी है। देखो यहाँ से मियामोतो गाँव कितना साफ साफ दिखता है। खैर ये पानी पी लो, इससे तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा ताकत वगैरह
वगैरह मिलेगी। ताकिज़ू से बोलता मुझे मुझे मार दो। अब ये सुन के तेकवान बोलता है ओ तुम्हारी आवाज वापस से आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अच्छे से नहीं सुन पा रहा। क्या तुम वापस से एक बार ये कहना चाहोगे? मोंक मैं चाहता हूँ तुम मुझे मार दो। अब मोंक बोलता है ओह तो ये ही तुम्हारी इच्छा है? तो ताकिज़ू भी बोल देता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। अब मोंक बोलता है तेरे चेहरे पे एक डार्क शेडो आ चुकी है ताकिज़ू। लेकिन ताकिज़ू सोच रहा होता है कि मुझे ये बकवास वगैरह नहीं सुननी। खैर आगे तेकवान बताता है तेरी आंखों में अकेलापन है और तो मैं तेरी आंखों में दर्द भी साफ साफ देख सकता हूँ। तुमने काफी लोगों को मारा है, लेकिन ये सोच के ही मुझे हंसी आती है। तुम्हें लगता है कि तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे। तुम्हारा भी एक दिन ऐसा ही अंत होगा। खैर आगे अभी ताकिज़ू को मोंक थोड़ा सा मारता है और बोलता है चिल्ला के ये बोल कि मैं इस मोंक को भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। महानता के साथ पूरे लोगों को चिल्ला चिल्ला के ये बता कि तू प्राइड चाहता है। खैर मोंक और ज्यादा ताकिज़ू को मारता है और बोलता है तू चाहता है ना कि तेरी जिंदगी कैसी हो, तो बताना सबको बता दे कि तूने एक महान काम किया है, सबको मार मार के ला चिल्ला के सबको बता दे कि तूने बहुत बढ़िया काम किया था। बताना तू तो ऐसे ही मौत चाहता है। बता सबको साले हरामजादे। लेकिन ताकिज़ू बोलता है अब मोंक मुझे बस मार दे, मुझे ये सब मैं नहीं करने वाला। लेकिन मोंक उसे काफी गंदा कूटता है और बोलता है साले बोल सबको बता दे कि तू कैसी जिंदगी चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तूने जो महान काम किया है तू सबको बताए, और सबको तूने जो मारा है उनका क्या। और उसे अभी ताकिज़ू को भी फ्लैशबैक आ रहा होता है कि उसने कितने लोगों को मारा है। वो भी यही सोचते होंगे कि वो मर जाए। लेकिन अभी ताकिज़ू जमीन पे गिर जाता है, बोलता तू एक खुद को मोंक समझता है? तो तेकवान भी बोलता है हाँ मैं एक पागल मोंक हूँ, एक पागल मोंक। लेकिन दूसरी तरफ ताकिज़ू भाई साहब खड़ा हो जाता है और अपना सर पत्थर में दे मारने लगता है, मतलब काफी गंदे से कूटने लगता है खुद को। अभी वो सोच रहा होता है कि आखिरकार क्यों मैं इस धरती पे जन्म लिया, आखिरकार मेरी क्या गलती थी। मुझे सारे लोग बस छोड़ के चले जाते हैं और सारे के सारे लोग मुझे बस नफरत ही करते रहते हैं, मेरे से डरते हैं। मैं एक शैतान का बच्चा हूँ, मुझे मार दो, मैं डिजर्व करता हूँ मरना। आखिरकार मैंने जन्म क्यों लिया। ताकिज़ू अपने हेडबट को स्पैम कर देता है पत्थर के ऊपर, लेकिन तभी तेकवान उसे रोक देता है और बोलता है क्या तू अपनी जिंदगी को ऐसे ही कुर्बान करने वाला है? क्या ताकिज़ू तू अपने अच्छी साइड को भी फेंक देना चाहता है? तूने अभी तक जो जिंदगी जी है, लोगों को मारना, गुस्सा करना और खुद को महान बताते रहना, कैसी लगी ताकिज़ू तेरे को ये जिंदगी? मैं जानना चाहता हूँ। नहीं ताकिज़ू तेरे लिए ये जिंदगी नहीं है। अब जब तेकवान ताकिज़ू के सर पे हाथ रखता है तो ताकिज़ू काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है ये सही है तेकवान, तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी क्या अब मैं जीना डिजर्व करता हूँ? खैर तेकवान ताकिज़ू के सारी रस्सियों को काट देता है। खैर यहाँ पर तेकवान ने ताकिज़ू के सर पे पट्टी भी कर दी होती है और आगे तेकवान ताकिज़ू से बोलता है रोशनी कभी भी उसके लिए नहीं होती जिसे अंधेरे का पता ना हो। इंसान की जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किलें वगैरह आती है, लेकिन तुम्हें हमेशा जीना चाहिए और इन सारी मुसीबतों को सहन करना चाहिए। ताकिज़ू अब तुम्हारा समय है। फिर मोंक ने इतनी बढ़िया बात बोली होती तो वो बोलता है ओ क्या मैंने काफी बढ़िया बात बोल दी क्या? लेकिन यहाँ पर ताकिज़ू चिल्लाते चिल्लाते कोई आ रहा होता है। अब ये सुन के तेकवान बोलता है देखो रोशनी भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते कभी ना कभी तुम्हारे पास आ ही जाएगी। और ये होती है ओसो, जो कि ताकिज़ू को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। खैर आगे मोंक तेकवान हमारे ताकिज़ू को बोलता है कि आज शिनमेन ताकिज़ू यहाँ पर मर चुका है और हाँ सारे के सारे गांव वाले मुसाशी के ये ही जानना चाहते हैं और वो ग्रैनी होनीडन भी। हाँ ये चीज मैं ऑथोरिटीज को भी बताने वाला हूँ। और हाँ तुम कभी भी इस जमीन को नहीं भूलने वाले, इस गांव को कभी भी मत भूलना जहाँ पर तुम बड़े हुए हो। इस मियामोतो शहर को अपने अंदर बसा के रखना ताकिज़ू। और हाँ अब हम तुम्हें मियामोतो मुसाशी बुलाएंगे। और अभी हमारे मियामोतो मुसाशी ने अपनी दाढ़ी वगैरह कर ली होती है। खैर अभी हमारा मियामोतो मुसाशी 21 साल का भी हो चुका होता है और भाई साहब जापान के क्योतो शहर में घूम रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारा ताकिज़ू सॉरी मियामोतो मुसाशी घूम रहा होता है और बोल रहा होता है ओ ये तो क्योतो है। खैर कुछ लोग उसे देख के सोच रहे होते हैं ओ ये कौन है बता, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके पास तो एक लकड़ी की तलवार भी है और आखिरकार ये कौन सा बेल्ट है जिसके अंदर ये पागल जैसी लकड़ी की तलवार फंसा के रखा है? लेकिन मुसाशी यहाँ पर आया होता है डिफरेंट स्वॉर्डमैन को चैलेंज देने के लिए और मुसाशी अभी सोच रहा होता है क्योंकि स्टाइल ऑफ स्वॉर्डमैनशिप यहाँ पर सिखाई जाती है। योशिको नाम का एक स्कूल है और इस स्कूल के अंदर काफी टैलेंटेड फाइटर्स रहते हैं। खैर अभी ताकिज़ू की एक लड़की के ऊपर नजर जाती है जो कि यहाँ का पकड़ा बाटी जो भी ये बोलते हैं वो खेल रहा होता है और एक लड़की को पकड़ के उसके साथ गुदगुदी करने लगता है। सेम चीज और जो लड़कियां होती है उनके साथ भी वो करता है, लेकिन लड़कियां बोल रही होती है अरे यार क्या कर रहे हो तुम मत करो ना ऐसा। लेकिन अभी हमारे ताकिज़ू को ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा भी एक समुराई है। खैर एक और
औरत आके हमारे ताकीज़ो के पीछे छुप जाती है और बाद में उसे सॉरी भी बोलती है, मुझे माफ करना। लेकिन ताकीज़ो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं है। ये जो बच्चे जैसा समुराई होता ना, ये बोलता है ओह तो तू यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आया है योशिको स्कूल में, लेकिन मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं तेरी जगह पे होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो लोग तुझे मार देंगे। लेकिन ताकीज़ो बोलता है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बंदा एक झटके में आता है और हमारे मुसाशी के गले पे तलवार रख देता है और बोलता है देख तू मरने वाला था। खैर ये लड़का अभी ताकीज़ो को कुछ करता नहीं, बस मुस्कुरा के यहाँ से चला जाता है। और ये जो लड़कियां होती है वो भी बोलती है इसे माफ करना, ये थोड़ा सा पी रखा है ना इसलिए। अभी हमारे ताकीज़ो के भाई साहब दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, मतलब वो भी तैयार था इस बंदे से निपटने के लिए। क्या होता है जो लड़का होता है ना जिसने ताकीज़ो के ऊपर तलवार रखी होती है, वो अपने घर के अंदर बैठा होता है और ये औरतें उसके पास आके बोलती है कि तूने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और ये काफी ज्यादा फनी भी नहीं था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी के साथ। लेकिन ये बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ भाई साहब वो धीरे धीरे से जाने लगता है तो वो लड़कियां बोलती है ओहो तो तू वापस उस लड़के से मिलने के लिए जा रहा है। तो ये लड़का बोलता है हाँ मैं आकेमी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आकेमी तैयार रहो मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। अब तुम समझ रहे हो ना कि आकेमी कौन है, अगर तुमने मेरे पहले वाला पार्ट देखा होगा तो। दूसरी तरफ हमारा ताकीज़ो एक रेस्टोरेंट जो भी इसे बोलते हैं उसके अंदर खाना खा रहा होता है। तभी एक आदमी आके उससे पूछता है तुम आखिरकार क्योतो के अंदर क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि वो योशिको स्कूल में ट्रेनिंग लेने के लिए आया है, इन लोगों को चैलेंज करने के लिए। लेकिन ये बुड्ढा बोलता है कि तू सटिया वटिया गया है क्या, ये लोग तुझे मार देंगे, तू यहाँ से चुपचाप चला जा। और यार तू एक लकड़ी की तलवार के साथ उनके साथ लड़ना चाहता है मैं तो तुझे यही बोलता हूँ कि चुपचाप तू यहाँ से चला जा। और ये सारी चीजें ताकीज़ो जब बाहर आ रहा होता है ना तब भी सोच रहा होता है उस बुड्ढे के बारे में। ताकीज़ो योशिको स्कूल के बाहर आ जाता है और बोलता है मैं हूँ मियामोतो मुसाशी। और जो अंदर लोग थे उन्हें बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो एक समुराई होता है वो बोलता है ओह तू क्या कहना चाहता है, साले तू पागल वागल हो चुका है, एक बात बता तू कौन सी कंट्री से है साले पागल। अब यहाँ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सुट्टा फुकरा होता है। तभी यहाँ पर कोई आता है उसे बताता है कि एक मियामोतो मुसाशी नाम का बंदा आया है। लेकिन ये बंदा बोलता है क्या मियामोतो मुसाशी, मैं उसे नहीं जानता, अजीब नाम है, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है ऐसा। लेकिन ये बंदा जो आया होता है ये सब कुछ बताता है कि इसके बाल ऐसे अजीब से थे जैसे कि फूटने वाले हो और वो एक तलवार के साथ आया है वो भी लकड़ी की और वो चाहता है कि वो हमारे स्कूल को चैलेंज दे। लेकिन ये बंदा बोलता है अरे यार उसे बका दो यार क्या है। समुराई उसे बताता है कि नहीं यार वो यहाँ से जाने नहीं वाला। तो ये बंदा भी बोलता है क्या ये पागल वागल हो चुका है क्या, मरना चाहता है यहाँ पर। और ताकीज़ो तो इन समुराई के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है कि मैं तो योशिको सेजिरो को चैलेंज दे रहा हूँ, उसे बुलाओ। खैर जो सुट्टा फुकरा होता है ना वो यहाँ पर आता है और इसका नाम होता है यूएते रोहे, जो आगे बोलता है मेरा नाम है यूएते रोहे। और ताकीज़ो भी खुद के सामने उसे इंट्रोड्यूस करता है, मतलब इस रोहे के सामने कि मेरा नाम मियामोतो मुसाशी है और मैं यहाँ पर आया हूँ चैलेंज देने के लिए। तो ये जो बंदा होता है ना यूएते, ये बोलता है कि तुम मास्टर सेजुरो से मिलने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसके डिसाइपल से लड़ना होगा, अगर तू वर्दी होगा तो मैं उन्हें भेजूंगा क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी पागल के ऊपर। और अगर तूने इन सभी को हरा दिया तो फिर एक सीनियर डिसाइपल तेरे से लड़ेगा, बाद में फैसला होगा। खैर आगे यूएते रोहे बोलता है कि एक बार मुझे मुसाशी ये बता क्या तेरी डेड बॉडी को लेने के लिए यहाँ पर कोई आएगा। लेकिन मियामोतो मुसाशी भी बोलता है रियो है अगर मैंने तुझे हरा दिया तो मैं सेजुरो से फाइट कर पाऊंगा। अब ये सुन के यूएते बोलता है हाँ तुमने सही कहा और तूने मुझे काफी खुश कर दिया, अगर तू मुझे हरा देगा तो सच में उससे लड़ पाएगा, तेरा कॉन्फिडेंस देख के तो मैं तो खुश हुआ। लेकिन आगे मुसाशी बताता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम मेरी बॉडी के साथ जो चाहो वो कर सकते हो। और अभी यहाँ पर सारे के सारे समुराई ने इसे घेर लिया होता है। और भाई साहब अभी आकेमी जो होती है ना वो इसी बंदे के साथ होती है जिसने हमारे ताकीज़ो के ऊपर तलवार रखी थी और ये साले दोनों कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन आकेमी बस ये बोलती है कि ये साला बस ऐसी बातें करता रहता है लेकिन कभी कुछ करता नहीं है मेरे साथ, ये भले ही बुरा दिखाने का ट्राई करता है लेकिन ये बुरा बंदा नहीं है। ये ठरकी बच्चा ही योशिको सेजुरो होता है। और आकेमी उसे बोल रही होती है यार तुम इतने बड़े आदमी होके भी ऐसी फालतू की बातें कैसे कर सकते हो। अब क्या होता है कि जो आकेमी होती है ना उसके साथ तो केजुरो मजा कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक और डिसाइपल होता है उसका, मतलब इस स्कूल का जो बाहर खड़ा होता है उसका नाम होता है तोजी। इसको की आकेमी की माँ ओको बुला रही होती कि तुम भी अंदर आ सकते हो, अंदर आके बैठ जाओ यार, बाहर कब तक बैठे रहोगे। जहाँ पहले तो ये मना करता है, बाद में अंदर आके ओको के साथ कुछ करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी यहाँ पर माताजी आ जाता है और वो भाई साहब काफी खराब हालत में दिख रहा होता है। लेकिन वो ओको को हाथ पकड़ता है और बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस आदमी के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने हस्बैंड को पागल बना रही हो और ये तुम क्या कर रही थी यहाँ पर। लेकिन ओको अपना हाथ उससे छुड़वा
चिल्लाती है और बोलती है साले हरामजादे तू किसी काम का नहीं, बस तू ऐसे ही काम करता रहता है पूरे दिन और तू कभी भी हमारा गुजारा नहीं कर पाता और तू यहाँ पर जीलियस फील कर रहा है। साले तू 17 साल का था ना तब मैंने तुझे एक वॉर पे ढूंढा था और तेरी सेवा की और आज तू मेरे से जीबान लड़ा रहा है हरामजादे। खैर अभी माताजी बोलता है कि मैं तो पत्थर भी उठाने के लिए तैयार हूँ हमारी जिंदगी को बढ़िया करने के लिए, लेकिन तुम तो पूरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो। तुम ये क्या कर रही हो, फालतू की चीजें बनना करना बंद करो। लेकिन भाई साहब ओको उससे बोलते ही साले हरामजादे तू बस एक साकुशी का नमूना था। मियामोतो गांव से तू यहाँ पर आया है, तू पूरे दिन बस काम करता रहता है लेकिन तू कुछ भी कमा नहीं पाता। लेकिन अगर तू यहाँ से छोड़ के भी चला जाएगा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या होता है कि हमारा जो ये होता है ना माताजी वो आ जाता है घर के बाहर और बेचारी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है और ये डिजर्व भी करता है ऐसी हालत। खैर भाई साहब अभी सोच रहे होते हैं कि उसने मियामोतो शहर जाना चाहिए, लेकिन साला अब मैं जाऊं कैसे। और रोते रोते सोच रहा होता कि अभी तक तो मेरी और ओसू की शादी हो जाती और भाई साहब मैं और ताकीजू भी अच्छे से रह रहे होते और हमारे और ओसू के बच्चे भी हो गए होते, लेकिन अब तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। लेकिन भाई साहब सोच रहे होते हैं कि ओको और तोजी दोनों ही मजे कर रहे होते हैं और साली ओको तो मुझे चीट कर रही होगी। भाई साहब योशी को स्कूल के पास आते और सोचते हैं कि मुझे इस पूरे के पूरे स्कूल को ही जला देना चाहिए। लेकिन भाई साहब उसे अंदर से कोई आवाज आती है और वो सोचता है कि ये क्या था कि अंदर तो भाई साहब हमारा मियामोतो मुसाशी इन सभी लोगों को गंदा कूट रहा होता है और भाई साहब सभी लोग जो होते हैं ना उसके सामने उनकी इसने गंदी हालत कर दी होती है विदाउट किसी डैमेज को अपने ऊपर लिए। अरे यार यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना इनका लीडर मतलब एक डिसेबल है, वो सोच रहा होता है मियामोतो मुसाशी ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। खैर यार माताजी की ऐसी हालत देख के मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन भाई ऐसे बंदे डिजर्व भी करते हैं। उसके पास इतनी बढ़िया सी लड़की थी मतलब ओसू जैसी बढ़िया लड़की, लेकिन फिर भी उसने ओको को चुना। ओसू कितनी बढ़िया लड़की थी और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसी लड़की को चुना जो कि पैसों के लिए भाई साहब कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये सॉरी हमारी ओको औरत है ना कि लड़की। यार लोंडो तुम्हें माताजी से काफी चीजें सीखने को मिलेगी, तो ऐसी गलती मत करना। अगर तुमसे कोई प्यार करता है तो तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए, ना कि किसी और फालतू लोगों को चुनना चाहिए। और हाँ आज का पार्ट बस यहीं तक था और आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और यार मैंने काफी मेहनत से ये वीडियो बनाई है लगभग 1 घंटे की और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है सारी की सारी चीजों को। आई होप आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और वैसे भी हर दिन आपको 2 या 3 दिनों के अंदर इसके 1 या 2 घंटे के पार्ट देखने को मिल जाएंगे, तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो उन सारी चीजों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो। खैर यार ये मांगा मुझे काफी ज्यादा पीक लगी और आने वाला का पार्ट भी काफी ज्यादा पीक होगा। लव यू ऑल, चलो बाय बाय बाय।